इंक्रीज। जब एसीएच का लेवल बढ़ेगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी, और वो एक्टिविटी है इनडायरेक्ट एक्टिविटी। सो दो टाइप हो गए, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस बाइंड हो गए, वापस कुछ टाइम में डिटेच हो जाएंगे, दैट इज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मींस परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ द रिसेप्टर। और इनके एग्जांपल भी हमने वन बाय वन चारों के अंदर लिखे थे, याद है। सेकंड जो ग्रुप अपना है, कोलिनर्जिक सिस्टम को जितने भी ड्रग्स हमने अभी लिखी वो सारी स्टिमुलेट करती है। The cholinergic drugs are stimulating the cholinergic system. Now we are discuss the drug which block the cholinergic receptor और cholinergic system। जो आपका cholinergic receptor है उनको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। cholinergic drugs, सो ये तो लिखा होगा ब्लॉक द cholinergic system, लिख लिया था। क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, नॉट cholinergic, एंटी cholinergic, सॉरी, एंटी cholinergic ड्रग्स। एंटी cholinergic ड्रग्स की अगर हम बात करें, सो द ब्लॉक द cholinergic रिसेप्टर्स। किनको ब्लॉक करेगी, cholinergic रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी। रिसेप्टर cholinergic कितने टाइप के थे, cholinergic receptors are how many types, दो टाइप्स। तो इसके भी कितने टाइप होंगे, दो ही टाइप होंगे, दो को ही ब्लॉक कर सकती है। सो पहला अगर हम बात करें यहाँ पे, द आंसर शुड बी एंटी निकोटिनिक, यस, एंड सेकंड वन इज द एंटी मस्करनिक। क्लियर है यहाँ पे, क्या टीवी नहीं चल रहा है, टीवी नहीं चल रहा है, उधर नहीं चल रहा है, समय नहीं चलाया नहीं था। चला है, नहीं चला, चल गया, नहीं पीछे की तरफ आपका तो चल रहा है। अभी आएगा। सो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज द एंटी निकोटिक ड्रग एंड सेकंड वन इज द एंटी मस्करनिक ड्रग। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो अगर हम बात करें तो वो है एंटी मस्करनिक और एंटी निकोटिनिक। व्हिच ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट, एट्रोपिन सल्फेट इज व्हिच टाइप ऑफ ड्रग, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट कौन से ग्रुप की ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक, मतलब इन दोनों में से किसी एक में आएगी, यस और नो। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस की, सो फर्स्ट हम बात करेंगे मस्करनिक की, बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मस्करनिक ड्रग फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज द सेलेक्टिव एंटी मस्करनिक ड्रग, और वी कैन से सेलेक्टिव मस्करनिक एंटागोनिस्ट ड्रग। दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, सेलेक्टिव एंटी मस्कराइन ड्रग, और इन सम बुक्स इट रिटन एज ए सेलेक्टिव मस्करनिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स। सेलेक्टिव का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव, दो टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव, selective means we already discussed about the muscarinic receptor, and the types of muscarinic receptors are total 5 types, M1, M2, M3, M4 and M5. If you are giving a drug to the patient and drug is binding on a single receptor, like drug is only binding on M1 receptor and blocking them only, drug is not working on M2, M3, M4 and M5, then we will say drug is a type of selective types of anti-muscarinic drug. Selective means when a drug is blocking a single receptor in muscarinic type of receptor only, that is selective. Either it can be M1 selective, either it can be M3 selective. दो टाइप की होती है जो सेलेक्टिव में आती है, एक आपका जो M1 को ब्लॉक करती है, दूसरा आपका M3 को ब्लॉक करती है। तो सेलेक्टिव में दो एग्जांपल आपको याद रखने होंगे, M1 सेलेक्टिव एंड M3 सेलेक्टिव। जो ड्रग सिर्फ M1 पे वर्क करती है उसको हम बोलेंगे M1 selective anti-muscarinic drug, and the drug which only work on M3 receptor, that is known as the M3 selective anti-muscarinic drug. Clear? Yes. In this non-selective, non-selective means drug is not binding on a single receptor. Drug can bind on any receptor. Either it can bind on M1, M2, M3, M4 or M5. ये ड्रग की चॉइस हो, किसी पे भी बाइंड हो सकती है। That type of drug is known as non-selective anti-muscarinic drug. याद रहेगा? Now, if somebody asks you in comparison of both drug, which drug is more effective, selective or non-selective? Yes, selective or non-selective. Like in cricket, there are three types of players. One is the batsman, one is the bowler, and third one is the all-rounder. So batsman is a type of selective person. He only वो खेल सकता, प्ले कर सकता है बैट के साथ में। बॉलर इज ओनली परफेक्ट इन बॉलिंग, बट द ऑलराउंडर इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। ही कैन प्ले वेल विद बैट, ही बॉल वेल एंड ही फील्ड आल्सो, फील्डिंग भी अच्छे से कर सकता है वो। सो व्हिच वन इज बेस्ट, द ऑलराउंडर इज मोर बेटर। एंड हियर द सेलेक्टिव ड्रग्स आर द सिंगल टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन दीस ड्रग्स आर द ऑलराउंडर टाइप्स ऑफ ड्रग, एंड दैट्स व्हाई दीस ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव कंपेयर्ड टू सेलेक्टिव एंटी मस्कुलिनिक ड्रग। वो टीवी नहीं चला, वो नीचे सवाई को बोलना है, वो टीवी नहीं चल रहा है, सो भेजना है ना। क्लियर यहां तक? यस। तो यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर नहीं होगा, ना M1 होगा ना M2, कुछ नहीं होगा, किसी को भी ब्लॉक कर सकती है। इसके एग्जांपल लिखेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ M1 सेलेक्टिव, M1 सेलेक्टिव है
अरे वो तो रिसेप्टर का लोकेशन, में ड्रग का नाम पूछ रहा हूँ, कौन सी ड्रग है जो M1 पे ही बाइंड होती है? Which drug is binding on M1 receptor? पहले किसी ने भी नहीं पढ़ा है फार्मा? पहले नहीं पढ़ा? ओके, फिर तो कैसे बताओगे? आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दोज जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किसी ने अगर पहले पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा है, कॉलिंग फिर। सो द ड्रग व्हिच बाइंड ऑन M1 receptor that is the derifenacin, and the drug which bind on M3 receptor that is pyrinzapine, P-I-N-E, pyrinzapine. So these are the examples which is M1 selective and M3 selective. One example आपको याद रखना है, derifenacin and pyrinzapine, which is the specific type of drug which bind on M1 and M3. अगर आपको M3 का example पूछे तो आंसर क्या देना है? Only the one drug pyrinzapine bind on the M3 receptor, and अगर M1 पूछे तो derifenacin is the type of drug which bind on M1 receptor. Clear? In non selective, ये तो है selective types of हो गया, दो टाइप। नॉन सेलेक्टिव में कोई टाइप होगा नहीं क्योंकि सभी पे बाइंड हो सकता है। इन दिस नॉन सेलेक्टिव टाइप्स ऑफ ड्रग द एग्जांपल्स आर atropine sulfate. Atropine is a type of non-selective group of drug, and that's why atropine is more effective compared to this drug. आपने ड्रग्स का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि इनको हम यूज नहीं करते, क्योंकि लेस इफेक्टिव है, and we will use this type of drug very commonly because these drugs are more effective. So atropine sulfate, methnicol, carbachol, muscarinic, and the last one is pilocarpine. Oh, this is not the example, ये नहीं लिखना है, sorry. Pilocarpine, pilocarpine सुना है? So नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है आपको? एट्रोपिन सल्फेट, व्हिच इज दैट। वो टीवी चल रहा है? चल गया क्या? ओके। वॉल्यूम नहीं आ रहा पीछे? आवाज कम है? हो सकता है मेरा आवाज कम, हमारा आवाज। सो इन नॉन सेलेक्टिव एग्जांपल्स आर एट्रोपिन सल्फेट, आपको याद रखना मेनली, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रोपिन सल्फेट व्हिच इज अवेलेबल इन 1 ml एम्पूल ओनली। ऑल द टाइप्स ऑफ ड्रग व्हिच इज टाइप्स ऑफ हाई रिस्क ड्रग आर अवेलेबल इन 1 ml एम्पूल ओनली। Atropine sulfate, adrenaline, or any type of high risk drug only in 1 ml ampule like morphine. So atropine sulfate 1 ml ampule is there. 1 ml is equal to 0.6 mg. याद रखना है, आई थिंक लास्ट इस एग्जाम में भी पूछा था कहीं पे एट्रोपिन का कितना डोज होता है, तो आंसर इज 0.6 mg। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एट्रोपिन एंड एड्रेनालिन जो है लास्ट में जब फार्मा एंड करेंगे तो हम इन्हीं के साथ एंड करेंगे, एट्रोपिन और इमरजेंसी ड्रग के साथ। ये हो गया। नेक्स्ट, तो ये हमने कौन सा पढ़ा? मस्करनिक का अपोजिट, एंटी मस्करनिक टाइप्स। अब हमारे पास कौन सा है? एंटी निकोटिनिक। सो एंटी निकोटिनिक जो ड्रग्स, अगर हम निकोटिन की बात करें तो निकोटिनिक जो रिसेप्टर है उसमें से एक ही ड्रग बाइंड करती है और वो था निकोटिन इटसेल्फ। इसलिए यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है जो सिर्फ एंटी निकोटिन का काम करें। कंबाइंड ड्रग्स होती है जो इसको भी ब्लॉक करती है, लाइक एट्रोपिन सल्फेट मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, उसके साथ साथ में निकोटिन को भी ब्लॉक करेगा। इसका कोई सेपरेट सिंगल ड्रग नहीं होता है। सो नो नीड टू रिमेंबर द सेपरेट ड्रग्स की कोई भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो ये किसके एग्जांपल पढ़े हमने? एंटी कोलिनर्जिक। क्या करेगी ड्रग्स? कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक करेगी। जब कोलिनर्जिक सिस्टम ब्लॉक होगा तो कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट करेगा और उससे आपके जो सिंपैथेटिक या जो एडर्नर्जिक्स जो अगला हम पढ़ेंगे, एडर्नर्जिक सिम्पटम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जीआईटी के सारे फंक्शंस कम हो जाएंगे जो आपने एट्रोपिन के साथ देखे होंगे। क्लियर? मूव करें नेक्स्ट। सेकंड रिसेप्टर दैट इज एडर्नर्जिक रिसेप्टर। एडर्नर्जिक की बात करें, एज लाइक हमने कोलिनर्जिक में डिस्कस किया था कि कोलिनर्जिक इज अ टाइप ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर। पैरासिम्पैथेटिक, इट इज द टाइप ऑफ सिंपैथेटिक रिसेप्टर इन आवर बॉडी। सिंपैथेटिक रिसेप्टर इज, कोई आज पहली बार बैठा हो क्लास में, मेरी क्लास में? कोई फर्स्ट टाइम बैठ रहा मेरी क्लास में? सारे पुराने हो गए? सबने पढ़ा है ड्रग्स पहले दिन से ही? लास्ट पढ़ा है सबने? कोई ऐसा नहीं जो आज पहली बार आया हो? और रोज तो एडमिशन करते हैं, मैं तो क्लास लेने बहुत दिन बाद आया हूँ। कहाँ पढ़ लिया आप लोगों ने? चलो अच्छी बात है, आप पहले से है तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो सिंपैथेटिक रिसेप्टर का काम, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है आपकी बॉडी में उसका काम करेगा ये एडर्नर्जिक रिसेप्टर। एज लाइक इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर देयर इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने पढ़ा था, याद है? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है कोलिनर्जिक सिस्टम में? एसिटाइलकोलिन। एज लाइक सेम इन एडर्नर्जिक सिस्टम यू हैव टू रिमेंबर वन न्यूरोट्रांसमीटर एंड द न्यूरोट्रांसमीटर इज, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, क्या बता रहा है ये? एडर्नर्जिक में क्या होगा? एड्रेनलिन। सो यहाँ पे क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कौन रिलीज करता है? कौन करता है? ब्रेन, लिवर, किडनी, स्टमक है? एड्रेनल ग्लैंड। सीरियसली? वेरी गुड। सो देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्गन व्हिच इज नोन एज रीनल। क्या होता है रीनल? किडनी, जानते हो? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, जानते हो? इसके ऊपर होती है, इसके ऊपर क्या कर दो, उसको एड कर दो, क्या बन गया? एड्रिनल। और इसी से जो हार्मोन आता है उसके आगे लगा दो एल आई एन ई, एड्रिनालिन। सो ये एड्रिनलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। कंफ्यूज नहीं होना है। यस, हाँ क्या पूछ रहे थे? यही बताया सर हमने तो, आप ऐसे हाँ, तो मैं कहाँ गलत बोला था? मैंने बोला आप गलत हो, इवन मैंने बोला वेरी गुड, अच्छा ही बोला, आपको लगता है गलत हो गया तो। सो लाइक ये क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था एक बार कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, बहुत सारा बहुत कुछ सोचा, बाद में भी बहुत सारा नहीं बता पाया, अभी भी मैं पूछता तो नहीं बता पाते, लेकिन अरे आप कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं,
होता है पहले जब स्कूल में, जब हम नर्सिंग कॉलेज में गए तो फंडामेंटल पढ़ाते पहले दिन, और पहले दिन पढ़ाते नर्सिंग की डेफिनेशन, नर्सिंग क्या होती है, नर्सिंग इज ए यूनिक प्रोफेशन, पता नहीं क्या क्या था, और उसको रट के आना है। फिर अगले दिन सबको खड़ा करके बताओ नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और हम उसको रट रहे होते हैं सर, पता नहीं उसका कोई मीनिंग निकला आज दिन तक। यूनिक प्रोफेशन है तो है, हम अलग ही रहते हैं सबसे, सब काम हम ही करते हैं, बाकी कुछ करते नहीं, हम करते हैं सब काम, तो हमें यूनिक ही है, कोई है तो उसको रटना था। पर यहाँ पे रटने वाली चीज नहीं है कि एड्रिनल ग्लैंड को आप रट रहे हो, कहाँ होती है, कहाँ ढूंढो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है। चलिए आगे नेक्स्ट। तो एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों इसी में आते हैं, नॉर एड्रिनलिन। दिस टू आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये इन्हीं के नाम है, अलग नहीं है। एड्रेनालिन इज आल्सो नोन एज एडीआर इन शॉर्ट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज नोरिड, सुना है, एडीआर एंड नोरिन, ये तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन वही ऐसे नाम से होते हैं। these two hormones, or we can say these two neurotransmitter are also known as catecholamine, जानते हो catecholamine? if somebody ask you which hormones or neurotransmitter come under the catecholamine, तो कितने होते हैं इसमें, तीन होते हैं, दो नहीं होते हैं, दो तो ये है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, थर्ड वन इज डोपामिन, डोपामिन इज आल्सो टाइप ऑफ केटेकोलामाइन, सो थ्री आपके आते हैं केटेकोलामाइन में, डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, या डोपामिन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, तो एक्शन कौन सा होगा इसका, सिंपैथेटिक एक्शन होगा। सेकंड पॉइंट, टाइप्स, वो लिखते हैं, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर लिखिए आपने, हाँ टाइप्स। जब हम एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ते हैं, एड्रेनालिन जो रिसेप्टर्स हैं उनकी हम बात करते हैं, तो कितने टाइप्स हम पढ़ेंगे उनको, नहीं पढ़ा, बीटा ब्लॉकर सुना है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, वन इज द अल्फा एंड सेकंड वन इज द बीटा। सो यहाँ लिखा है क्या, अल्फा एड्रेनर्जिक एंड बीटा एड्रेनर्जिक, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब ये कहाँ होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा कहाँ होता है और बीटा कहाँ होता है। ये किस लिए गाली, सर के लिए, मैं तो खाता नहीं हूँ, सर को थोड़ा इश्यू ज्यादा होता है थ्रोट से रिलेटेड, इसलिए उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सुबह लिया क्लास, हो गया ओबीजी खत्म, नहीं हुआ, ओके, तो अब कब, कल है, कल नहीं है, कल मॉडल पर रखा है, किसने बोला, पता नहीं, मैंने तो बोला कि मेरा मॉडल पेपर होगा, बट कल होगा ये तो नहीं बोला ना। मैं यहाँ पे था नहीं एक्चुअली, आई वाज आउट ऑफ राजस्थान, 3 दिन से था नहीं मैं यहाँ पे, अभी आज ही आया हूँ। सो हाँ मैं कहीं भी गया हूँ। सो पेपर जो है मैंने दिया नहीं अभी तक, सर को सबमिट किया नहीं है, मतलब अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, अगर कुछ है तो वो सेकंड क्लास में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि मैं मिला भी नहीं, मैं सीधा ऊपर ही आया हूँ, लेट हो गया था ऑलरेडी, 2 मिनट लेट आया था मैं, तो सीधा ऊपर आ गया भाग के। यस, तो पेपर का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देंगे बाद में, बाकी हम देखते हैं कल लेकर आए, ठीक है, कल क्लास होगी 2 बजे से। नेक्स्ट, अरे नहीं मैंने बोल दिया तो नहीं होगा, मैंने बोल दिया तो फिर नहीं होगा, सो डोंट वरी, नहीं होगा कल पेपर बस। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट बात नहीं करनी है, इतना कुछ नहीं होना है, ये तो फिर अभी सर क्लास लगाने ज्यादा खुश हो गए तो। हाँ हाँ, चलो कल कोई नहीं, संडे लेंगे तो संडे है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, पर नहीं लगाएंगे कल, संडे को आपको संडे रखेंगे, और सिर्फ इवनिंग वाली क्लासेस जो हमारी होती है वही रखेंगे। सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के हैं, दो टाइप्स के, सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, वन इज द अल्फा रिसेप्टर और अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एंड सेकंड वन इज द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा की बात करें तो अल्फा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 and alpha 2 both are present at the blood vessels, and when you give a alpha 1 adrenergic agonist drug or alpha 2 adrenergic agonist drug, जो ड्रग इन दोनों को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग हम देंगे पेशेंट को, then person will have the vasoconstriction और vasodilation। अल्फा 1 और अल्फा 2 स्टिमुलेट होंगे तो क्या करवाएंगे, कौन सा सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, सिंपैथेटिक, एंड सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, vasoconstriction, so these two are responsible for the vasoconstriction, and due to vasoconstriction it will increase the ब्लड प्रेशर। तो जब भी बीपी फॉल होता है, ब्लड प्रेशर फॉल होता है, तो हम अल्फा पे बाइंड होने वाली ड्रग्स यूज करेंगे, वी विल यूज द ड्रग व्हिच बाइंड ऑन अल्फा 1 और अल्फा 2, क्लियर। एंड द नेक्स्ट बीटा रिसेप्टर, सो बीटा रिसेप्टर्स इज divided into 3 types, and it is very easy to remember the name, that is beta 1, beta 2 and beta 3, easy है, beta 1, beta 2 and beta 3। The next important part is the location, so where the beta 1 receptor is stimulated, so it is very important which you remember, that is in the JG cell of kidney, JG cell in kidney, juxta glomerulus, नहीं सुना, जो आपका जेजी apparatus होता है, जो दो टाइप की सेल से मिलकर बनता है, पॉल्किंसन सेल एंड द मैक्यूला डेंसा सेल, both will combine and form a structure which is known as जेजी apparatus। in our पॉल्किंसन सेल, अगर आपने रेनल सिस्टम पढ़ा है, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैंने पढ़ाया भी था, there is a beta receptor, जो जब आपका एड्रेनल ग्लैंड एडीआर एड्रेनलिन रिलीज करेगी, that will bind on this
बीटा रिसेप्टर एंड इसको क्या करेगी, वो स्टिमुलेट करेगी एंड स्टिमुलेशन लीड टू रिलीज ऑफ रेनिन एंड रेनिन आगे जाके वैसोकंस्ट्रिक्शन करा के बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो बीटा 1 इन योर किडनी जेजी सेल, बीटा 2 इट इज प्रेजेंट इन ब्रोंकस और ब्रोंकाई एंड इन ओके यहां पे क्या करेगा, किडनी जेजी सेल में क्या कराएगा, इंक्रीज बीपी को बढ़ाएगा. एंड हियर ब्रोंकाई के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं बीटा 2, ऑल द टाइप्स ऑफ ड्रग्स व्हिच यू आर गिविंग इन द फ्यूम, आप जो बनाते हैं फ्यूम या इनहेलेशन फॉर्म में देते हैं, नेबुलाइजेशन जो आप करते हैं various urine budicort जो हम nebulize करते हैं, that all drug bind on this beta 2 receptor and after binding on this receptor they will stimulate the sympathetic system and in sympathetic system bronchus will dilate or constrict. So bronchus will dilate, bronchodilation. So bronchi के अंदर ये क्या कराएगा, bronchodilation, and when person is having bronchodilation then patient feel better, अच्छे से breathe कर पाएगा, yes or no. So this is the bronchi के अंदर आपका beta 2 receptor. Now the third one, it is not a systemic receptor, beta 3 is not a systemic use, it is the type of receptor which is present in adipose tissue, adipose tissue. So when this beta 3 receptor is stimulated, it will stimulate adipose tissue. आपकी बॉडी में जो adipose cells होती है, adipose tissue होती है, वो क्या रहेगी, stimulated रहेगी और बॉडी के अंदर इनका डिपोजिशन बढ़ जाएगा and that may lead to obesity. ये आपको क्या कराता है, obesity कोज करवा सकता है. So हम sometimes drugs यूज करते हैं obesity कम करने वाली, तो वो ड्रग्स कहाँ जाके बाइंड करती है, बीटा 3 को ब्लॉक करती है. जो भी obesity को कम करने वाली ड्रग्स होती है वो क्या करेगी, ब्लॉक द बीटा 3 रिसेप्टर एंड उससे adipose tissue डिपॉजिट नहीं होगा एंड यू विल हैव अ डिक्रीज इन adipose fat, फैट कम हो जाएगा, वेट आपका लॉस हो जाएगा. सो ये रिसेप्टर याद नहीं रखना है हमें, कौन से दो याद रखने, बीटा 1 एंड बीटा 2, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा 1 एंड बीटा 2. क्लियर, मूव करें. सो ये तो हमने पढ़ा कि इनका स्टिमुलेशन होगा तब ये दोनों फंक्शन होंगे, स्टिमुलेट होगा तो बीपी बढ़ेगा, स्टिमुलेट होगा तो ब्रोंकोडायलेशन होगा. इन सम केसेस लाइक पर्सन इज हैविंग हाइपरटेंशन, बीपी ज्यादा हो रखा है, देन वी विल प्रोवाइड बीटा ब्लॉकर ड्रग. सुना है, कैप्टोप्रिल, लेवेप्रामाप्रिल, बहुत सारी होती है जो प्रिल वाली ड्रग होती है लास्ट में, वो क्या करती है, बीटा 1 को ब्लॉक करेगी. ब्लॉकेज ऑफ बीटा 1 लीड टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ रेनिन एंड व्हेन रेनिन इज रिड्यूस्ड देन RAS सिस्टम विल डिक्रीज एंड ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज. तो दोनों क्लियर है, ब्लॉक करेंगे तो ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कराएगा और ये बीपी को कम करेगा और अगर स्टिमुलेट करेगा तो इंक्रीज करेगा बीपी को. क्लियर यहां तक, नेक्स्ट मूव करें. इनके बारे में जो ड्रग्स है अल्फा और बीटा वाली ड्रग्स, वो सारी ड्रग्स आप कार्डियक सिस्टम में पढ़ते हैं. सर जो है कार्डियक सिस्टम आई थिंक पढ़ा रहे और वहां पे ये जो ड्रग्स होती है इसकी ड्रग्स बीटा ब्लॉकर, बीटा स्टिमुलेटर जो भी है वो सारी ड्रग्स सर आपको वहां पे डिटेल में टीच करेंगे. क्लियर, मूव करें नेक्स्ट, हटा दे. द नेक्स्ट इज द थर्ड रिसेप्टर व्हिच इज नोन एज ऑपियोइड्स रिसेप्टर. आई थिंक ऑपियोइड्स को मैंने रिसेंटली कुछ पढ़ाया था, पुराने बैच वालों को याद होगा. कितने टाइप के होते हैं ऑपियोइड्स, 3 टाइप के. कौन कौन से भूल गए, म्यू, डेल्टा एंड kappa. These are the 3 types of opioid receptor. When the opioid receptor are stimulated in our body, okay, पहले इनकी लोकेशंस की अगर हम बात करें तो टाइप्स कितने हो गए आपके, 3 हो गए. There are 3 types, the delta, kappa and mu. Delta like S की तरह ऐसे लिखते हैं, kappa ये ऐसे लिखते हैं और mu कुछ ऐसा लिखा जाता है. So this is the 3 types of receptor. These all 3 types of receptors are present in our central nervous system, CNS, brain में आपके प्रेजेंट रहते हैं. When we are stimulating the opioid receptor, when the delta is stimulated or the kappa is stimulated or the mu is stimulated or the opioid receptors are stimulated, they will suppress the brain activity or they will stimulate the brain activity. Stimulate the brain activity. कौन सी ड्रग है जो ब्रेन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है ऑपियोइड्स के अंदर, एग्जांपल बताओ. Example of the opioid drug which stimulate the brain activity by stimulating these receptor. So all the opioid drugs are CNS represent drug, they are not the CNS stimulant drug. When the opioid receptor are stimulated, brain activity is depressed. मैंने पूरा मैकेनिज्म भी पढ़ाया था, भूल गए आप लोग, कोई नहीं. So ये जब स्टिमुलेट होंगे तो CNS की एक्टिविटी क्या होगी, decrease CNS activity. And that's why when you are providing opioids, analgesic or any type of opioids drug, you should monitor the patient vital sign. Specifically these drug affect your respiratory system, highly respiratory depressant drug, morphine, fentanyl जो इनके एग्जांपल होते हैं. एंड इसी वजह से आपको क्या देखना होता है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हमें मॉनिटरिंग करनी होती है. अगर एग्जांपल आपको लिखना तो कौन कौन सी ड्रग है इसमें, फेंटानिल, मॉर्फिन सल्फेट, पैथिडिन, ट्रामाडोल, these all are the opioids drug. Next, the last type of receptor, that is the dopamine receptor. Dopamine, अगर आपने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा है तो वहां पे आपने जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा स्किज़ोफ्रेनिया या अभी साइकियाट्रिक नए बैच में स्टार्ट नहीं हुआ, नए बैच में नहीं हुआ है अभी, फंडामेंटल चल रहा है, हो गया कंप्लीट फंडामेंटल, होने वाला है, about to finish. So after completing the fundamental of nursing, sir will start the psychiatric nursing. लिख लिया ये, मूव करें नेक्स्ट. डोपामिन रिसेप्टर, डोपामिन की बात करें सो कितने टाइप के होंगे डोपामिन रिसेप्टर. So there are total 5 type of dopamine receptor, D1, D2, D3, D4, D5. Total types of receptors are 5 type, D1, D2, D3, D4 and D5. And these receptors are mainly present in the receptor of these dopamine drugs are mainly present in our CNS and PNS. Mostly कहाँ पे है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में इनका मेन रोल है. PNS में बहुत कम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, बट होते सिर्फ किसमें है, नर्वस सिस्टम में. PNS और CNS दोनों किसके पार्ट है,
nervous system के, तो they will present in only the nervous system. And out of these 5 type of dopamine receptor, the clinical importance is only the D2 receptor. सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वाला रिसेप्टर कौन सा है? D2 रिसेप्टर ओनली. D2 आपने पढ़ी होगी, D2 ब्लॉकर ड्रग हम यूज करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जो डोपामिन को एक्टिविटी को रिड्यूस कराती है, D2 ब्लॉकर ड्रग. सो D2 रिसेप्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर इन दीस 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर. क्लियर? इसमें कुछ याद नहीं रखना. और 5 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं. कहां होते हैं? तो नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, डोपामिन, ये 5 टाइप हो गए. यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर था वो क्या हो गया? कंप्लीट. फार्माको डायनेमिक्स वाला जो पार्ट था, प्रिंसिपल पढ़े हमने यहाँ पे, टोटल 5 प्रिंसिपल पढ़े. फिर उसके बाद ड्रग एक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, जिसमें 6 टाइप हमने पढ़े. नेक्स्ट जो है वो है आपका फार्माको काइनेटिक्स. फार्माकोन मींस ड्रग एंड काइनेटिक मींस मूवमेंट. सो ड्रग आपकी बॉडी में कैसे मूवमेंट करती है उसकी स्टडी हम करेंगे इस ब्रांच के अंदर, फार्माको काइनेटिक. तो स्टार्ट करें. फार्माको काइनेटिक रेफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू ए ड्रग. बॉडी ड्रग पे क्या करती है? तो बॉडी ड्रग को पहले एब्जॉर्ब कराएगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कराएगी, देन उसका मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट में आपका एक्सक्रीशन. यही होता है. नेक्स्ट, डेफिनेशन तो पहले भी लिखा ही था आपने. स्टार्ट करें. जो 4 मेन पार्ट है इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. कहां से एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, कौन से पाथवे से होता है, कौन आपकी हेल्प करता है, कौन कम करता है, वो सारी चीज हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करें. तो लिख लिया. फर्स्ट वन इज, एक बात पे बनाया हुआ यहाँ पे, ड्रग एट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जिस भी साइट से आपने दिया, लाइक ओरल दिया है, आईवी लगाया, आईएम लगाया, जिस रूट से दिया है वहां से ड्रग का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? ड्रग कहां पहुंच गई है? प्लाज्मा यानी ब्लड में मिक्स हो गई है. दैट इज नोन एज absorption. After mixing in the plasma or the blood, drug will start distribution in your body through the blood. Blood के थ्रू आपकी बॉडी में क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी. और वहां से कहां पहुंच गई? अपने टारगेट ऑर्गन के टिश्यू के अंदर. देन उसके बाद फिर से आएगी अपने मेटाबोलाइट ऑर्गन के पास, और इसका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा. एंड देन उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा किडनी के पास आएगी और फिर बॉडी से आउट हो जाएगी. सो दीस आर द 4 प्रोसेस व्हिच यू रिमेंबर इन फार्माकोकाइनेटिक्स: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाएंगे. जैसे एब्जॉर्प्शन मैंने पहले भी बताया आपको ऑलरेडी. 100% एब्जॉर्प्शन कौन से रूट से होता है? आईवी रूट से आपको देखने को मिलता है 100% एब्जॉर्प्शन. उसके अलावा अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलाइट ऑर्गन लीवर इज द मेन मेटाबॉलाइट ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन. प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओनली प्रेजेंट व्हेन ड्रग इज टेकन थ्रू ओरल रूट. अदर किसी भी रूट के साथ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. और ये सारी टर्म्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं. जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सारी टर्म्स को लिखें, 2-3 पेज ही होंगे, और उनको एक बार समझें. जहां भी डाउट लगे क्लास में लेके आके पूछ सकते हैं, नहीं तो रह जाएगा फिर वो. मूव करें. यस, लिख लिया. मूव करें. अरे 4 टर्म नहीं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. क्या लिख रहे हो आप लोग इतना? ऐसा कैसा छाप रहे हो हैं? सो क्वेश्चन है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कौन करता है? हु इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी? द ब्लड इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. सो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. ड्रग का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो हम पढ़ेंगे रूट के साथ में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन? फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू रीचिंग इन द ब्लड और प्लाज्मा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. यानी ड्रग का ब्लड में रीच होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. एंड ओनली द वन रूट which providing drug directly into the blood, that route is IV route, and that's why IV route is having 100% absorption rate. अगर पूछे कि 100% absorption rate किसका है, तो IV route is having the 100% absorption rate. Absorption में first point, absorption is the transfer of a drug from the site of administration to the blood stream. कहां से कहां पहुंचना? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में पहुंचना. आईएम लगाया तो मसल से ब्लड में जाना, आईवी लगाया तो डायरेक्ट ब्लड में पहुंच गया. इसके अलावा अदर कोई भी रूट, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है, किसी भी रूट से है, ड्रग का वहां से आपके ब्लड में रीच होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. फॉर आईवी रूट एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट, और आप लिख सकते हैं 100%. और अगर पूछते हैं मैक्सिमम किससे होता है, वो भी इसी से होता है. मैक्स कौन से रूट से? आईवी रूट से. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन थ्रू द आईवी रूट ओनली. ड्रग डिलीवरी बाय अदर रूट्स may result in partial absorption and thus lower the bioavailability. अगर आप इस ड्रग को आईएम लगा रहे हैं, it may be possible few amount of the drug is present in the muscles, जो absorb नहीं हुआ, few amount is absorbed from the muscles, तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. इफ यू आर टेकिंग ड्रग ओरली, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब होगा, कुछ अमाउंट जीटी से बाहर निकल जाएगा. सो इट विल डिक्रीज देयर इफेक्ट. उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम होगा. और यही रीजन होता है कि द आईवी ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव कंपेयर टू अदर रूट्स ऑफ द ड्रग. लाइक ओरल रूट होता है या फिर आईएम होता है, सबक्यूटेनियस जो हम बात कर रहे हैं, उनसे ड्रग का इफेक्ट उतना नहीं आता जितना आपका आईवी रूट से होता है, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? 100% bio availability आपको प्रोवाइड कराई, providing 100% bio availability or the absorption, and that's why it is more effective compared to other route. लिख लिया absorption.
मूव करें आगे। एब्जॉर्प्शन क्लियर है। नेक्स्ट, बहुत टाइम लगाते हो, इतना लिखने में टाइम लगाते हो। मूव करें। वेरी सून योर गायनेकोलॉजी विल स्टार्टेड। इवनिंग में आपका गायनिक स्टार्ट हो जाएगा। चाय नहीं चाहिए अभी। गायनिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग में। आपको चाहिए? एक चाय किस किस को पिलाएंगे? नो, आज नहीं होगा बट बहुत जल्दी होगा, 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, गायनेकोलॉजी दोनों का साथ में होगा, न्यू बेच ओल्ड बेच दोनों में गायनिक स्टार्ट होगा। लिख लिया। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो आपकी ड्रग है वो कैसे एब्जॉर्ब होगी? आप जीआईटी की बात करें मतलब ड्रग कौन से रूट से दे रहे हैं हम? व्हिच रूट? ओरल रूट। तो आप ओरल से जब ड्रग प्रोवाइड करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करता है? विल डिस्कस दोस ऑल टाइप ऑफ मैकेनिज्म। द फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज द पैसिव डिफ्यूजन। तो यह दो टर्म है, एक आपका पैसिव एंड दूसरा है आपका डिफ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, यही करते रहो, आगे कुछ पता नहीं है। So there are two specific terms. One is the diffusion and second one is the osmosis. And both are completely different types of things जो आपको समझनी है. This is the blood vessel. ये क्या है? Blood है यहाँ पे. And here we have the cell. ये cell है. जब हम कोई solution की बात करते हैं, when we are discussing about a solution, solution always contain two things. That is the solvent and the solute. When solute and solvent mix with each other, they will form a solution. For example, you are mixing water and sugar. आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जो नया थिंग बनेगा, चाशनी जो बनेगी, that is known as solution. Yes. So in case of there are two terms जो मैंने बोला था, one is the osmosis and second one is the diffusion. Simply remember that in case of osmosis, movement जो आपका होगा, movement होता है substances का. So in case of osmosis, the movement which is present in solvent, यहाँ पे movement कौन करता है? Solvent करता है. तो जब क्वेश्चन में लिखा हो कि solvent का movement हो रहा है, तो आंसर क्या दे दो इमीडिएटली? osmosis में ही solvent मूव करता है, कभी भी diffusion में solvent मूव नहीं करेगा. solvent का मतलब हो गया जो हमने चाशनी बनाई उसमें जो पानी है, sugar and पानी मिक्स किया, water and sugar. So the water is known as the solvent and sugar is known as solute. So movement किसका होगा? Water का. अब movement जो तो नॉर्मल प्रिंसिपल होता है, movement हमेशा कहां से कहां होता है? ज्यादा से कम की ओर. जिधर पानी ज्यादा है वहां से पानी कम की तरफ चला जाएगा. दैट इज द कंडीशन जो सब जगह होती है. एयर भी ऐसा ही होता है, हाई से लो की तरफ जाएगा. सो वो प्रिंसिपल सब में सेम है, हायर टू लो जाएगा. कौन जाएगा? वाटर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. अगर हम बात करें डिफ्यूजन, इन केस ऑफ डिफ्यूजन मूवमेंट किसका होता है? सोल्यूट का. सोल्यूट का मतलब यहाँ पे तो कौन हो रहा था एग्जांपल में? वाटर. और यहाँ पे कौन होगा? सुगर. जिधर शुगर ज्यादा है वहां से शुगर निकल के कहां जाएगी? जिधर शुगर कम है. दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन. क्लियर हो गया? अब मैंने किसी पेशेंट को एक ड्रग दिया, और कौन से रूट से दिया? आइए कहां पढ़ रहे हैं हम? अरे जीआईटी पढ़ रहे हैं अभी. ओरल रूट से दिया, और ये ड्रग आ गया यहाँ पे, मिक्स हो गया, ये इसके ड्रग के मॉलिक्यूल है. ये ड्रग के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? क्या है? सॉल्यूट है. और इनका हायर कंसंट्रेशन जीआईटी में है या यहाँ की ब्लड वेसल में है? जीआईटी में. तो यहाँ से इन सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट का स्टमक या जीआईटी से कहां पहुंचना? ब्लड में पहुंचना. दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन ऑफ दिस ड्रग. और ये जो डिफ्यूजन होता है ये पैसिवली होता है. दो टाइप की एक्टिविटी होती है, वन इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव. एक्टिव का मतलब आपको सॉल्यूट को मूवमेंट कराना है, बट फ्रॉम लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की तरफ अगर मूवमेंट करना है. जैसे हम घर पे पानी, टैंक पानी का होता है, एक नीचे टैंक बना हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ऊपर टैंक बना हुआ है, वो खाली है. अब आपको नीचे से पानी ऊपर भेजना है, क्या वो पैसिवली जा सकता है? जा सकता है? नहीं जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का फोर्स है, और नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, वो फोर्सफुली ऊपर आपको भेजना पड़ेगा, उसको बोलेंगे एक्टिवली. लेकिन ऊपर जो पानी भरा हुआ है, नीचे जो टेप लगा उसमें पानी के लिए मोटर लगानी पड़ती है नीचे खींचने के लिए. वहां पे क्या होता है? ऑटोमेटिक आ जाता है, टेप ओपन करते ही सारा पानी नीचे. तो वो है पैसिव एक्टिविटी. पैसिव का मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा है तो किधर जाएंगे? जिधर कम है उधर मूव करेंगे, तो ऑटोमेटिक मूव कर जाएंगे. दैट इज द पैसिव एक्टिविटी. लेकिन अगर मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल और यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इन दिस कंडीशन डिफ्यूजन होगा तो मूवमेंट कहां से कहां होना चाहिए? फ्रॉम हायर टू लोअर. यही होता है प्रिंसिपल. तो लेकिन हमें ऐसा कभी कभी उल्टा भी करना पड़ता है कि जो कुछ अमाउंट भी बच गए इनको भी कहां भेजना है? इधर भेजना है. और ये जो सॉल्वेंट का सोल्यूट का अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हम मूवमेंट करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन. दैट इज नोन एज एक्टिव डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट तो कौन करेगा? सॉल्वेंट ही करेगा. इफ इट इज मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज पैसिव डिफ्यूजन. एंड इफ इट इज मूविंग फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, दैट इज नोन एज एक्टिव डिफ्यूजन. तो ड्रग का जो होता है वो कौन सा होता है? पैसिव डिफ्यूजन. आया कुछ समझ में? मूवमेंट ऑफ किसका? इसमें लिखा है क्या? ओके, इसमें लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, फिर नहीं लिखना है. पैसिव डिफ्यूजन इज द ड्रग मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. जहां पे ड्रग ज्यादा है वहां से ड्रग मूव करके कहां जाएगी? लोअर पार्ट में जाएगी. दैट इज नोन एज पैसिव डिफ्यूजन. एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है.
जीआईटी से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने का सबसे मोस्ट कॉमन रूट या सबसे मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म कौन सा है? द आंसर शुड बी पैसिव डिफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन वे टू, लिखा है यहाँ पे, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, सबसे ज्यादा जो टाइप की ड्रग होती है वो किस रूट से होती है? गेन एक्सेस टू द बॉडी बाय दिस मैकेनिज्म. सो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट कौन से रूट से होता है? तो आपका आंसर क्या लिखना है? पैसिव डिफ्यूजन. दिस इज द पैसिव डिफ्यूजन. ड्रग मॉलिक्यूल ज्यादा किधर है? इधर है. कम किधर है? नेचुरली मूव किधर करेंगे? ज्यादा से कम की ओर, और इधर ही हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव डिफ्यूजन. क्लियर? और पहला मैकेनिज्म क्लियर हो गया, पैसिव डिफ्यूजन. घर जाके पढ़ना है अच्छे से. देख लिया? मूव करें. So mechanism of absorption of drug from GIT. First one is passive diffusion. तो कल तो आपके साथ एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बने कैंडिडेट थे. कल ही थे या परसों थे? कल ही थे. हाँ. और वो आई थिंक यही इसी बेंच पे बैठते थे, कहीं पे आप ही के साथ बैठे थे. नहीं बैठे थे? अरे कहीं भी बैठे थे, पर बैठे तो यही थे. ऐसा नहीं कल से वहां मैं ही बैठूंगी बस, क्या पता वहां बैठने से. तो दिस इज एन एग्जांपल कि एवरीवन कैन क्रैक द एग्जाम. और नॉट सेट 5 में सक्सेस नहीं मिली, फिर भी हार नहीं मानी, और नॉट सेट 6 क्रैक किया. तो हार और जीत तो होती रहेगी, वो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. और एक बार नहीं हुआ तो हम निराश नहीं होना है. निराश हो जाएंगे, हार मान लेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा. बेस्ट है क्योंकि आप मेरे पास लास्ट बार क्या नहीं था उसको इस बार पूरा करो, इस बार हो जाएगा इजीली. अब तो आपके पास एडवांटेज है, जिन्होंने लास्ट नोट सेट दिया उन सबके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है. दे विल हैव एन एक्सपीरियंस, पेपर का एक्सपीरियंस होगा पूरा. मार्किंग कैसे कंट्रोल करना वो सारा एक्सपीरियंस होगा. जो फ्रेश अभी आए तो पहली बार देंगे, उनसे तो सीनियर है कम से कम, और उनके चांसेस ज्यादा होते हैं जो पहले दे चुके होते हैं. जैसे वो कैंडिडेट भी पहले एग्जाम देके यहाँ पे थे, फिर उसके बाद विश्वास भी नहीं था कि इतना ज्यादा भी मेरा रैंक आ जाएगा. जब ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि मेरी रैंक कितनी आ सकती है, तो हम ढूंढते हैं नीचे से पहले, कहीं नीचे ही पड़ा होगा उधर ढूंढते हैं. और जब ऐसे ढूंढते ढूंढते आपका नाम जब पहले नंबर पे दिख जाए आपको, तो आप शौक में हो जाते हो, ये कैसे हो गया? इतना तो हो ही नहीं सकता. आप 4 दिन तक तो ड्रीम में ही रहोगे, सपना ही है तो सही नहीं है. होता है. तो इसलिए उस सपने के लिए तैयार रहो, बिल्कुल आपका होने वाला है पूरा. नेक्स्ट, सेकंड रूट, फैसिलिटेट डिफ्यूजन. सो फैसिलिटेट डिफ्यूजन मींस यू आर प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी. जानते हो, लाइक आप लोग घर से, या घर तो नहीं, हॉस्टल से आप यहाँ आते हो, या जिन्होंने रूम ले रखा हुआ से यहाँ आते हैं. सो आप वहां से आइदर यू कैन रीच हियर बाय वॉकिंग, चल के आते हैं. किसी के पास बाइक है तो बाइक से आते हैं, स्कूटी है तो स्कूटी से, टेम्पो तो टेम्पो, कार जो भी है उससे आते हैं. यस. सो दैट इज नोन एज अ फैसिलिटी. आपको एक फैसिलिटी दे रखी है, इस फैसिलिटी से आप जा सकते हैं. उसको इस सेम हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है. इन सम कंडीशंस व्हेन द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन साइज, दे आर नॉट मूविंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली, they required a specific facility through that they can transport it from one place to another place, और उसको हम बोलते हैं facilitate diffusion. होता है जैसे दुबला पतला आदमी तो चल के आ सकता है, लेकिन कुछ पर्सन हॉस्पिटल में ऐसे आते हैं जिनका वेट 200 kg है, तो वो आ सकते हैं चल के? यस और नो? उनको तो घर से उठाने के लिए भी क्रेन मंगानी पड़ती है. होता है, बहुत बार ऐसा होता है. जब बहुत एक्सेस ओबेसिटी वाले पर्सन होते हैं तो फिर उनके लिए फैसिलिटी चाहिए होती है, व्हील चेयर चाहिए, या फिर जो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप उनको देते हैं. यस. सो फैसिलिटेट डिफ्यूजन. ड्रग्स कैन आइदर एंटर द सेल थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स. यहाँ फैसिलिटी कौन सी है? कैरियर प्रोटीन है. ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ड्रग क्या होगी? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होगी. दैट फैसिलिटेट द पासेज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? लार्ज मॉलिक्यूल. नॉर्मल से जो थोड़े बड़े होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकते. दे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज़ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज वेरी थिन मेम्ब्रेन. जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं, फिल्टर करते हैं, तो जो टी लिप्स होती है उनको हम अलाउ नहीं करते नीचे जाने से. क्यों? क्योंकि आपने क्या कर रखी है, जो मेम्ब्रेन है उसके पोरेंस बहुत नैरो है. देयर इज सो नैरो साइज ऑफ द पोरेंस इन योर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. अब अगर आपको टी लिप्स को चाय में डालनी है तो फिर आप अपने हाथ से उठा के डाल सकते हो, वहां से तो अलाउड नहीं होगा. So सेम यहाँ पे है कि ड्रग्स मॉलिक्यूल्स which is large in size are not allowed to cross the cell membrane directly, so they will provide a specific type of facility, and this facility is known as, कौन प्रोवाइड करा यहाँ पे? कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन कैसे करते हैं इस इमेज में देखें यहाँ पे. सो हियर यू विल सी दिस इज नोन एज द कैरियर प्रोटीन. ये एक ही कैरियर प्रोटीन है, ये इसकी अलग अलग कंडीशंस दिखाई है. ये सेल का बाहर वाला पार्ट है, ये सेल का अंदर वाला इंट्रासेलुलर वाला पार्ट है. ये ड्रग के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको. सो कैरियर प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. दीस आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच इज सिचुएटेड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. व्हेन a large size of drug molecule is there and it is not absorbed directly from the skin and it is necessary to absorb for the cell, then ये कैरियर प्रोटीन कुछ ऐसे होते हैं. ये क्या करते हैं, ये आपका बाहर वाला पार्ट, ये अंदर वाला सेल का, तो वो ऐसे होते हैं अपने आप को ऊपर से ओपन करते हैं ऐसे. उससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो इसके बीच में आ जाएगा, फिर ऊपर से बंद कर देंगे जो सेकंड इमेज में दिखाया हुआ है. देन उसके बाद नीचे से ओपन कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल कहां चला गया? सेल के अंदर चला गया. सो दिस फैसिलिटी इज नोन एज कैरियर प्रोटीन. क्लियर? कैरियर प्रोटीन किसके लिए है? इन सम केसेस नॉर्मल से जो थोड़े बड़े होते हैं उनको हम किसके थ्रू भेजते हैं? फैसिलिटेट डिफ्यूजन. क्लियर? ये दोनों टाइप्स, पहला था आपका द पैसिव डिफ्यूजन मोस्ट कॉमन, एंड दूसरा आपका द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्लियर है? ये मूव करें. नेक्स्ट. नहीं लिखा? मूव करें. मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं आज फ्री रहने का, बिकॉज आई एम फीलिंग सो मच ऑफ स्लीपी. नींद बहुत आ रही मुझे, बट आपको नहीं दिखेगा वो नींद, डोंट वरी, अंदर से आ रही है वो.
और उसका रीजन है लास्ट नाइट पूरा ऑल नाइट में जागा हुआ ही था पूरा। तो लिख लिया, मूव करें। हाँ आगे, मैं नहीं थका, डोंट वरी। सोने के लिए टाइम होता है नाइट, रात, तो सोएंगे कब? रात को ही सोएंगे, भले कुछ भी हो जाए, दिन में सोना बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो देयर इज ए कंडीशन, लाइक जिस एरिया में मैं था वहां से जोधपुर जो है बहुत दूर है, क्योंकि मैं कर्नाटका में था और जोधपुर यहाँ था, और नाइट में मैं कर्नाटका में था, सुबह यहाँ था जोधपुर में। तो उसके लिए जहां मैं था वहां से एयरपोर्ट बहुत दूर था, एयरपोर्ट पहुंचने में 5-6 घंटे लगते हैं, और वहां एयरपोर्ट से यहाँ आने में 2 घंटे लगते हैं। सो वो डिस्टेंस ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो मैं जो वहां जिस एरिया से लास्ट बस आती उसमें बैठा, वो बस 9 o'clock था। फिर मैं मैसूर पहुंचा 10 o'clock। फिर जो मेरा बस था मैसूर से एयरपोर्ट के लिए वो 12 बजे था, तो 2 घंटे तक वहां बैठा रहा बस स्टैंड पे। फिर उस बस वाले ने उतारा 3:30 को एयरपोर्ट पे, मेरा फ्लाइट था मॉर्निंग जोधपुर का 7 o'clock का, तो फिर इतनी देर तक वहां बैठा रहा। नींद तो वहां कैसे आएगी, आएगी नहीं। फिर फ्लाइट से यहाँ से सुबह पहुंचा और मुझे कॉल आया कि आपको क्लास लेनी है, मैं यहाँ गया। तो इसलिए टाइम नहीं है बैठने का मेरे पास, क्योंकि मैं बैठूंगा तो क्या हो सकता है, नींद नहीं आएगी पर फील आ सकता है ऐसा। नेक्स्ट, नींद आ जाए तो फिर यहाँ आता ही नहीं मैं कभी। नेक्स्ट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इन सम केसेस व्हेन द ड्रग इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय द पैसिव फॉर्म, देन यू नीड ए एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड यहाँ पे आपके पास स्पेशली ट्रांसपोर्टर हम बात करेंगे। जब भी एक्टिव की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला था वाटर टैंक जो नीचे है वहां से पानी को ऊपर भेजना है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, रिक्वायर्ड है एनर्जी सोर्स, मोटर पंप चाहिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी वो पानी ऊपर जाएगा और आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। सेम यहाँ भी ऐसा होगा कि अगर आप एक्टिव फॉर्म में कोई भी काम कर रहे हैं, पेसिव का मतलब होता है मेरे हाथ को पकड़िए वो ऐसा कर दें फिर वापस छोड़ दें, ये क्या है, स्पेसिव एक्टिविटी आप करवा रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे, दिस इज स्पेसिव। लेकिन अब मुझे बोलेंगे पकड़ के ऐसे करो, वो क्या है फिर एक्टिव, और फिर आपके पसीने निकलेंगे और आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस व्हेन यू आर यूजिंग योर ओन एनर्जी, और एनर्जी जो हमारी बॉडी की होती है वो होती है एटीपी के फॉर्म में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। विदाउट एटीपी दिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। इट इज कैपेबल ऑफ मूविंग ड्रग्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो मैंने आपको बोला था, ड्रग्स मूव कहां से कहां करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इफ यू रिक्वायर्ड इन अपोजिट फैशन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आपको चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्टिव डिफ्यूजन करवाना पड़ेगा, जिसको हम बोल रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो against the concentration gradient from a region of low drug concentration to one of higher drug concentration, like this। ये नॉर्मली यहाँ पे ड्रग के मॉलिक्यूल ज्यादा किधर है, इस साइड, जिसको हम बोल रहे हैं इनसाइड, एंड कम किधर है, आउटसाइड। नॉर्मली मूवमेंट कैसे होगा, हायर टू लोअर, लेकिन ऐसे करने से तो ड्रग कहाँ चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। हमें बाहर नहीं भेजना, हमें ड्रग कहाँ चाहिए, सेल के अंदर। तो ये जो लो मॉलिक्यूल्स हैं इनको भी हमें उठा के कहाँ लाना है, सेल के अंदर। और अब इसको जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो तो बोलता है कि यहाँ से यहाँ जाऊंगी, लेकिन हम इसके अपोजिट लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एटीपी। सो अगर क्वेश्चन है कि एटीपी किसके अंदर रिक्वायर्ड है, तो आंसर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन। क्लियर, वो करें। सो 3 टाइप हमने पढ़े। फर्स्ट वन इज पैसिव डिफ्यूजन, the specific types of carrier protein के through आपका facilitated diffusion, and third one is an active transport or we can say active diffusion। clear तीनों, most common पूछे तो the first one जो हमने बात किया diffusion, that is the most common। लिख लिया, लिख लिया। The next fourth one, in some cases when the size of the drug molecule are exceptionally very large size, normal large है, बहुत large होता है, एक medium होता है, फिर उसके बाद large होता है, एक्सेल होता है, फिर डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। अगर वो इतने ट्रिपल से भी ज्यादा 4 एक्सेल एंड 5 एक्सेल आ गया, फिर वो व्हील चेयर में नहीं आ जाता है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से ही कुछ करना पड़ेगा। तो सेम ऐसा ही व्हेन ड्रग्स व्हिच इज हैविंग एक्सेप्शनली लार्ज इन साइज, तो उसके लिए हम एक और मैकेनिज्म पढ़ेंगे यहाँ पे। मूव करें नेक्स्ट, दैट इज द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मींस होता है इनसाइड, साइटो का मींस होता है सेल, और साइटोसिस लगा दिया मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर ले जा रहे हैं। सो एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी आर टेकिंग अ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। एंड एक्सोसाइटोसिस मींस, एक्सो मींस आउटसाइड, आउटसाइड, and cyto means again cell, and cis means process. So it is a type of process in which we are taking a molecule from inside to outside the cell, that process is known as exocytosis। So यहाँ दोनों का definition लिखा है, कब यूज करेंगे तो आपका आंसर होगा, these types of drug delivery system transport drugs of exceptionally large, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी साइज की है, across the cell membrane। and in this the first one is endocytosis। endocytosis involves the engulfment of a drug molecule by the cell membrane and transport into the cell by pinching of the drug filled vesicle। ये लिखा हुआ तो कुछ समझ से आएगा नहीं, क्या होगा देखें, अभी लिखना है, जस्ट वेट करें। ये एक सेल है, अब आपको एंडोसाइटोसिस मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसको कहाँ लेके जाना है, अंदर ले जाना है, दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। बट ये डायरेक्टली इसके थ्रू नहीं जा सकता है, बिकॉज़ पोरेन साइज इज वेरी नैरो एंड दिस ड्रग साइज इज वेरी लार्ज। इट इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू द फैसिलिटेट
बिकॉज व्हील चेयर पे बिठाएंगे तो व्हील चेयर टूट जाएगी, तो उस पे भी नहीं बिठा सकते, कैरियर प्रोटीन से भी नहीं जाएगा, वो भी इतना बड़ा नहीं है। देन द नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी है रिक्वायर्ड, प्लस साइज भी आपको बड़ा चाहिए ओपनिंग जिसके थ्रू अंदर ले सके, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या फॉलो किया लास्ट वन, एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, ये जो सेल है ये कुछ ऐसा करेगी, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इस साइड में ऐसा वेसिकल बनाएगी। अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्या किया इसने, इनफोल्ड करके एक वेसिकल बनाया, और जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगी यहाँ पे होल्ड कर लेगी, बड़े साइज का मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगी, एंड देन दिस सेल क्लोज साइड, ये इस साइड से क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी, और ये जो है मॉलिक्यूल इसके अंदर पैक हो जाएगा ऐसे, और ये यहाँ से डिटेच होकर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आपका मॉलिक्यूल कहां पहुंच गया, inside the cell. This type of process is known as endocytosis. This is known as endocytosis. When you require to out this drug molecule or any other toxic substance, this will attach here. ये molecule यहाँ पे attach हो जाएगा, कुछ ऐसे, जैसे ये बाहर वाला हो गया और ये अंदर वाला था वो यहाँ पे attach हो जाएगा, इसके अंदर आपका drug है। And in the next frame, this part will be open by the cell like this, and this drug molecule will be out from the cell. So this moving out process is known as exocytosis. So there are two processes. One is an endocytosis and second one is an exocytosis. Clear? Yes. So ये यहाँ पे लिखा हुआ है, endocytosis involves the engulfment of a drug molecule by the cell membrane. engulfment यानी उसको अंदर ले जाना, and transport into the cell by pinching off. pinching off यानी अपने अंदर एक pinch करके वेसिकल बनाना, drug filled vesicle. and इसका उल्टा क्या होगा, exocytosis. Exocytosis is the reverse of endocytosis and is used by cells to secrete many substances by a similar vesicle formation process. जैसे इस इमेज में दिया हुआ है, एक तरफ ऐसे बनाया वेसिकल, अंदर किया, ये अंदर आ गया, दूसरी तरफ यहाँ होल्ड किया, बाहर निकाल दिया. This process is known as endocytosis. Clear? Clear है? ब्रेक चाहिए? Yes or no? किस किस को ब्रेक चाहिए? मैं क्यों पूछता हूँ, आप लोग समझ जाते हो, बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट. जो भी नए आए हैं जिनको नहीं पता है या जिनको ब्रेक चाहिए है, तो वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ब्रेक चाहिए, मैं 2 घंटे का ब्रेक दे दूंगा, अभी 3:30 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक का ब्रेक, फिर अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एंड वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस, जब होगा तब हो जाएगा. यस और नो? क्लास स्टार्ट में कितना टाइम हुआ, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर एंड 10 मिनट, एंड आई थिंक 7 or 8 स्टूडेंट्स ऑलरेडी मूव्ड आउट फ्रॉम द क्लास एंड कमिंग बैक. व्हाई? क्या क्लास से पहले वॉशरूम खाली नहीं था, बंद था, लॉक लगा रखा था, पानी नहीं आ रहा था उधर, वहां पे 10 मिनट में बोतल खाली हो गया, ब्लेडर फुल हो गया, हर बार मुझे रेनल सिस्टम पे आना पड़ता है, ब्लेडर की कैपेसिटी आपको बतानी पड़ती है, केवल ब्लेडर कैपेसिटी इज 800 ml, एंड यू अगर आपको नहीं पता है तो आप पुलिस की एक्सरसाइज करके मेजर करके देख सकते हैं कि ब्लेडर की कैपेसिटी 800 ml कैपेसिटी होती है ब्लेडर की, एंड अ सिंगल पर्सन कैन होल्ड द यूरिन टिल 400 ml, 400 ml तक आप यूरिन को होल्ड करके रख सकते हैं, एंड आई विल श्योरली से नो वन विल पास यूरिन आफ्टर 2 or 3 hours क्लास, 100 to 200 ml से ज्यादा कोई यूरिन पास नहीं करता है, बिकॉज आवर कैपेसिटी ऑफ द किडनी इज ओनली, कितना पास करती है यूरिन, जो आपका जीएफआर है उसका 1%, एंड जीएफआर होता है 120 ml, दैट विल बी 1.2 ml, यानी अप्रोक्सीमेटली 60 ml यूरिन बनता है 1 घंटे में, और अगर आप 3 घंटे भी बैठोगे तो 180 ml यूरिन बनेगा मैक्सिमम, जब आप पूरा हाइड्रेट रखोगे किडनी को, लेकिन अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ है, उससे पहले 400 ml ब्लेडर हो गया फुल. ब्रेक चाहिए तो बोल दो, मैं छुट्टी कर देता हूँ, दैट इज बेटर. जो ये इन और आउट होता है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है. क्या सारी क्लास में से अलाउड है जाना बात? अगर अलाउड है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, उधर देखूंगा नहीं, मैं इधर ही रहूंगा. यस अलाउड है, तो फिर क्यों, ये क्या है, आपको क्या लगता है इसमें अलाउड है इस क्लास में? अभी तक तो मैंने अभी तक एक भी बार आप नए वालों को कुछ बोला ही नहीं है, आई थिंक आज पहली बार ही स्टार्ट किया है. सो क्लास के अंदर मैंने पहले भी बोला था, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन. अगर वो आपके अंदर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और यूरिन को होल्ड करना भी डिसिप्लिन का ही पार्ट है. जब नेसेसरी है तब पास करेंगे, क्योंकि ब्रेक है तो जाएंगे, लेकिन अभी ब्रेक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठना ही है. अपने ब्लेडर को ट्रेनिंग दो होल्ड करने की, और इतना कोई ऐसा भी नहीं कि आपको नॉर्मल से एक्सेस अमाउंट होल्ड करना पड़ रहा है कि ओवर फुल हो जाएगा, और डिस्टेंडेड ब्लेडर होगा फिर, और जो आपका इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन हो जाएगी. यस, समझ में आ गया? ये सारा था सिर्फ हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, जो आप जानते हैं, और जान के भी अगर नॉन बनोगे फिर डेजा जामिस आ जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. क्लियर? तो अगली बार क्लास मूव करने से पहले थोड़ा सोचना है क्या कर रहे हो आप. आ रहा है समझ में? हिंदी में सबको समझ में आ गया? कुछ ही थे जो इंग्लिश का बोल रहे थे, वो बेचारे हिलते भी नहीं क्लास से, बाकी सब हिंदी वाले ही हैं. क्लियर है? समझ गए? एक ही इमरजेंसी दिखाते हो आप, या फिर फोन पे बात करते हो बाहर जाके, और कुछ काम होता है बाहर जाने का, थोड़ी देर फोन देख के आएंगे, दुकान नहीं जाता सर 5 मिनट, ऐसा है? अरे हम तो, मैं इधर आपके सामने कॉन्स्टेंटली 3 आवर्स तक स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहूंगा. in my position I have more power gravity force on my kidney to bladder, and more urine will drain in my bladder compared to you. I'm drinking 1 bottle of water in 1 class, at least nearby 1 liter of water. So जब मैं 1 लीटर पानी पीऊंगा तो कम से कम उसमें से 400 ml यूरिन बनेगा. लेकिन आपके सामने कभी एक भी बार ऐसा कोई इमरजेंसी आया हो जिसके लिए हम गए? क्या ऐसा कभी जाना पड़ता है वॉशरूम जाके आना पड़ेगा, रुक जाओ? क्यों? क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग देते हैं ब्लेडर को, कि मुझे तो यहाँ खड़ा रहना पड़ाना ही है, मेरा मेन काम ही क्या है, पढ़ाना. मैं फोकस इस पे रखता हूँ, ब्लेडर पे नहीं रखता हूँ. आपका फोकस इधर नहीं है, आपका फोकस ब्लेडर पे, कब भरेगा फिर मैं उठ के जाऊंगा. आप वही सोच रहे होते हैं, अभी तक नहीं आ रहा है यूरिन, ब्लेडर भरने ही वाला होगा. पर उधर क्यों फोकस रखना है, आप अपने माइंड को वहां क्यों डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? माइंड कहां रखो, इसको अगर समझ रहे होंगे, जो भी भागे मैं उनको खड़ा करके पूछूंगा, उनको नहीं पता है क्या पढ़ा है मैंने, उनको लगता है ये कोई काम का ही नहीं है. ये एंडोसाइटोसिस 3 बार है एग्जाम में.
3 बार क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। फिर आप सोचोगे क्या है एंडोसाइटोसिस, एग्जाम में नंबर कम आते हैं, पहला टेस्ट है कम आ गए ओके, दूसरा टेस्ट है थोड़े से बड़े फिर भी कमाए ओके, बट एंडोसाइटोसिस दिया वो नहीं आया फिर कमाए, उसमें गलती आपकी मेरी नहीं है, वो गलती वो ब्लेडर की है वहां पे, क्योंकि आप वहां थे ब्लेडर जब मैं ये पढ़ा रहा हूं, और बाद में आप कितना भी लिख लो नोटबुक में ये समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो? सो अपनी प्रायोरिटीज चेंज करो लाइफ में। प्रायोरिटी इंपोर्टेंस कहां है? अगर आपको लगता है कि नहीं ब्लेडर ही जरूरी है सर, तो फिर ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में वही है तो इट्स ओके, बट आप यहाँ बैठे हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी मुझे नहीं लगता वो कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे सब कुछ। और ये कोई वो शर्म वाली बात नहीं, हम तो मेडिकल प्रोफेशनल है, हम इस टॉपिक पे खुल के बात कर सकते हैं, एंड आई एम टीचिंग यू द रिनल सिस्टम आल्सो, मैं ही पढ़ाता हूं रिनल सिस्टम, तो किडनी के बारे में मैं तो अच्छे से आपको पूरा खोल के रख दूंगा अभी पूरा। समझ गया? तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई नया कल ही ज्वाइन करता है तो ठीक है, उसको मैं देख लूंगा बाद में। अब बाकी सबने हाथ खड़ा नहीं किया मतलब सब पुराने थे, और पता ही होगा सबको। अब जो 10 मिनट वेस्ट हुए हैं उससे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता अभी, तो अब 10 मिनट ज्यादा लगेंगे आपके सिलेबस कंप्लीट होने में, ऐसे करते करते फिर 10 दिन हो जाते हैं, फिर 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, और फिर आप लोग बोलते हो सर हुआ नहीं है। कैसे होगा? गलती किसकी है? आप ही की है, हमारी नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, बट आपको लगता है नहीं बहुत है सर, हमें छुट्टी दे दो बाहर जाने के लिए। बाहर इतनी गर्म हवा आ रही है, इतना हीट वेव पड़ा हुआ है, टेम्परेचर 50 डिग्री, वहां बाहर जाना पसंद है, छत पे जाएंगे वहां ऊपर, जहाँ पे चप्पल के साथ भी नहीं चला जाता, चप्पल ऐसे सिकुड़ के छोटी हो गई है, 7 नंबर की 6 नंबर हो गई चप्पल, देखा है? इतनी गर्मी पड़ रही है, जूते 2 दिन बाहर रह गए, जूते आना बंद हो गए, बोल रहे हैं हम आपके ही नहीं है, क्योंकि वो इतना गर्मी है कि वो सिकुड़ गया सारा सब कुछ, और आप लोगों को ऊपर जाने की पड़ी है उस गर्मी में। इतनी गर्मी होती है कि यार यूरिन किडनी बनाती नहीं है, क्योंकि सारा पसीने से निकल रहा है पानी, तो बाहर किडनी बोल रही है मेरे पास से कुछ आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि सारा तो स्वेट से बाहर निकल रहा है, इतना डिहाइड्रेटेड है बॉडी, स्टिल वी नीड टू गो आउटसाइड, आई डोंट नो व्हाई, किस लिए जाना बाहर। चले आगे, चलो नेक्स्ट आगे। सो नेक्स्ट जो 5 जो हमने 4 टाइप्स पढ़े, फर्स्ट वन था पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड लास्ट वन इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। नाउ द फैक्टर व्हिच इज अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी हाई और लो, कौन कौन सी सिचुएशन में ये कम या ज्यादा होगी। सो द फर्स्ट फैक्टर इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, we'll discuss various type of drugs in detail one by one. Few drugs are acidic type of drug, few drugs are alkaline type of drug, like आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स होती है वो नॉर्मल आती है, कुछ ड्रग्स होती है कोटेड फॉर्म में होती है, कोटेड जानते हो, कुछ प्लेन होती है, और कुछ ड्रग होती है जो कैप्सूल फॉर्म में होती है, देखा है? सो ये इनका अलग अलग पर्पज है। लाइक जब आप कभी किसी पेशेंट को एंजीट्यूब से फीडिंग देते हैं और वहां पे जब आप टेबलेट को क्रश करते हैं तब आपको समझ में आएगा प्लेन कैसी होती है, कोटेड। कुछ टेबलेट होती है जिनके ऊपर एक लेयर जैसा होता है, जब आप यूज करते हैं उसमें क्रश करते हैं तो उसमें डालने में वो आपकी उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसके अंदर वो व्हाइट व्हाइट ऊपर एक लेयर होती है। सो दैट इज अ स्पेसिफिक कोटेड फॉर्म ऑफ टैबलेट होती है जो आपको उस टैबलेट को एसिड से डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। एंड व्हेन द ड्रग रीच टू द अल्कलाइन मीडियम इन द इंटेस्टाइन, दैट कोट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व इन अल्कलाइन मीडियम एंड ड्रग विल स्टार्ट देयर वर्क। सो ये पीएच पे डिपेंड करता है। इफ यू आर टेकिंग एन एसिडिक ड्रग देन ड्रग शुड वर्क इन द एसिड मीडियम में वर्क, इसलिए हम बहुत सारे ड्रग के साथ पढ़ते हैं कि ड्रग शुड बी टेकन विद ऑरेंज और citric fruits like iron, because drug very easily absorb in acidic medium. If you are taking the drug with alkaline medium, drug will not absorb. So pH role play करता नहीं, pH play a very important role, like acidic drug only absorb in acidic medium and alkaline drug only absorb in alkaline medium. Clear? A very common example of this is an alcohol. Alcohol का absorption कहाँ से होता है? Which body part absorb the alcohol? No. Esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum. कौन करता है? Direct IV, IM. So the maximum absorption of alcohol is approximately 80% alcohol absorbed from the stomach, from the liver. कौन बोला? लिवर? अरे लिवर कहाँ पे होता है पता है? लिवर में डायरेक्टली कुछ नहीं जाता है, जो हम लेते हैं वो डायरेक्टली लिवर में नहीं जाता है, वो मिक्स होकर ब्लड से लिवर में जाता है, लिवर से होता है। फिर बोलोगे सर नंबर तो कम आए हैं, तो लिवर कहाँ नंबर देगा फिर आपको? सो 80% ऑफ द अल्कोहल इज एब्सॉर्ब फ्रॉम नॉट स्टमक, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द कांसेप्ट एवरी पर्सन नोज दैट, even an uneducated person also know that the alcohol should be taken empty stomach. Alcohol should be taken empty stomach. If you take the alcohol in after meal, अगर खाने के बाद में कोई alcohol intake करता है, that person will have the decreased absorption of the alcohol. जानते हो? ये तो एक कॉमन सा कंडीशन है। दिस इज इसोफेगस स्टमक, और इसमें कहीं पे लीवर नहीं आता है, लीवर अलग नहीं होता है साइड में, है ना, इधर होता है यहाँ पे। चलो ये ड्रग लिया आपने, अगर आपने पहले खाना खा लिया तो यहाँ पे 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक कार्डियक स्फिंक्टर और एक आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो जब आप खाना खा लेते हैं आफ्टर ईटिंग दिस स्फिंक्टर इज कंप्लीटली क्लोज्ड, बिकॉज़ यहाँ से एब्जॉर्प्शन होना है, जब तक जो भी मॉलिक्यूल स्टमक से एब्जॉर्ब होना है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, वो ओपन नहीं होगा। अगर ओपन कर दिया तो सब्सटेंस नीचे चला जाएगा, और नीचे गया तो नीचे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और फिर सारा स्टूल में मिलेगा। इसलिए कब ओपन होगा? जब सारा सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नाउ आफ्टर मील ए पर्सन इज हैविंग अल्कोहल, देन अल्कोहल विल रीच हियर, इसमें मिक्स होगा और इसको कहां जाना है? इसको कहां पहुंचना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट यहां आने के बाद क्या हो रखा है? स्फिंक्टर क्लोज, तो अल्कोहल नीचे नहीं पहुंचेगा। और अगर मान लीजिए 4 घंटे लगे इसको एब्जॉर्प्शन में, तो अल्कोहल नीचे आएगा आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स तो पर्सन सो के आधी रात हो जाएगी उसकी। फिर उसके बाद अगर उसको मान लीजिए अल्कोहल से वो झूमता भी है तो झूम के क्या करेगा रात को सोने के बाद? भाई पर्सन जब सोया नहीं है तब उसको फील हो तो उसको लगेगा कहीं नाली में गिरे, कुछ तो करेगा। सोने के बाद तो कुछ करेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा फिर। इसीलिए
alcohol is taken always as an empty stomach, and it is everyone knows, even villagers also know, uneducated person also know कि alcohol खाने से पहले बाद में नहीं, क्यों? क्योंकि इसका absorption small intestine, याद रहेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, बाकी अल्कोहल डिटेल में आपको पढ़ाएंगे साइकेट्री के अंदर, सर पढ़ाएंगे। ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड सप्लाई इन एन एरिया। जब ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रही है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड ज्यादा है तो ज्यादा सब्सटेंस को लेके जाएगा। एंड व्हेन देयर इज अ लो ब्लड सप्लाई देन एब्जॉर्प्शन विल आल्सो डिक्रीज। सो इन केस ऑफ हाइपोटेंशन यू विल हैव द स्लो एब्जॉर्प्शन, एंड इन केस ऑफ वो हाइपरवोलेमिया, नॉट हाइपरटेंशन, इन हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन तो वैसोकंस्ट्रिक्शन से भी हो सकता है। इफ इट इज हाइपरटेंशन व्हिच इज कॉज्ड बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन देन एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, बिकॉज़ वहां पे डायमीटर कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन साइड जो है वो कम हो जाएगी। सो हाइपरवोलेमिया तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट, total surface area available for the absorption. Like a person is having a stomach which this is the size of a person's stomach, and the other person which is having stomach like this, which will have the more absorption rate. पर जिसके पास इतना बड़ा है, छलनी होती है घर पे चाय छानने वाली, एक इतनी सी छलनी है, इतना बड़ा छलनी लगा उसमें चाय छानो, किसमें ज्यादा फिल्टर होगा? जो बड़ा है उसमें ज्यादा होगा। So same, this will absorb less and this will absorb more because this having more surface area compared to this small size of stomach. That's why the small children will have the less absorption rate compared to an adult person, because adult is having larger size of a stomach. Clear? Next, contact time at the absorption surface important है नहीं है? इसमें क्वेश्चन आया था एग्जाम में। A person is suffering with diarrhea. Person is suffering with diarrhea. What will be the effect on absorption of a drug in this person? Absorption क्या इफेक्ट करेगा अगर पेशेंट को डायरिया हो रखा है? लो हो जाएगा। Yes. So I will give you an example. Like you are sitting, ऐसा बैठे हो, चेयर पे बिठा दिया आपको, आपके सामने एक बेल्ट है, बेल्ट चल रहा है, बेल्ट जानते हो? ऐसे बेल्ट, एयरपोर्ट पे वो बेल्ट होता है, आपके बैगेज निकालने वाला बेल्ट, आप कभी जाओगे तो देखोगे वहाँ पे, जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन के आओगे ना, उसी में आओगे फिर। सो जो ऐसे बेल्ट का मतलब एक ऐसे पट्टा है और वो ऐसे रोटेट हो रहा है। अब हमने क्या किया, उसके ऊपर बहुत सारे मैंगो रख दिए, ऐसे मैंगो ऐसे जा रहे हैं, आपको बोला कि इसमें से क्या करना है, मैंगो को आपको उठाना है, अपने पास पैक करना है, और उस बेल्ट की स्पीड बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो आप क्या कर पाएंगे, इजीली सारे मैंगो को उठा उठा के रख पाएंगे। फिर हमने थोड़ी सी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो फिर आपने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, फिर भी सारे उठा लिए, क्योंकि मैंगो है, छोड़ोगे नहीं। फिर उसकी स्पीड को थोड़ा और क्या किया, बढ़ा दिया, अब आपने भी स्पीड बढ़ाई, पर कुछ उधर गए कुछ नीचे गिरे, अब सारे उठाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद और स्पीड बढ़ा दी, तो फिर आप अब कुछ भी नहीं हो रहा है, एक आधा कोई मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं तो सारे आगे जा रहे हैं। सो उसमें क्या हो रहा है, यू विल हैव जो फर्स्ट कंडीशन थी वहां पे आपके पास टाइम ज्यादा था कैच करने के लिए, यू हैव मोर टाइम टू कैच, एंड जो लास्ट कंडीशन है वहां पे आपके पास टाइम क्या है, कम। सेम कंडीशन यहाँ पे, इन केस ऑफ डायरिया यू विल हैव अ हायर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, एंड व्हेन हाई पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज देयर देन द कंटेंट विल मूव वेरी फास्टली। जो भी कंटेंट होगा वो आपके जीआईटी में क्या करेगा, बहुत फास्ट मूव करेगा नीचे की तरफ, एंड व्हेन दिस विल मूव वेरी फास्टली, यहाँ से बहुत फास्ट करेगा तो जल्दी क्या हो जाएगा, बाहर। और इसको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो कांटेक्ट टाइम था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द कांटेक्ट टाइम द एब्जॉर्प्शन विल आल्सो डिक्रीज। सो this is the contact time at the absorption site. If contact time is more, absorption will also more. In case of constipation you will have more absorption rate, and in case of diarrhea you will have less absorption. Clear? Next, clear? Next, fifth one, the expression of p glycoprotein. So p glycoproteins are the special type of, these are the special type of transporter. ट्रांसपोर्टर का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना। सो लाइक इफ यू हैव हायर पी ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे अगर बहुत सारे पी ग्लाइकोप्रोटीन है तो ड्रग विल बाइंड ऑन दिस ट्रांसपोर्टर एंड वेरी फास्ट रीच टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी फास्ट। एंड इफ यू हैव द लेस पी ग्लाइकोप्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले वो कम है, तो फिर आप वहां जो पहुंचेंगे उसमें आपको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, डिले होगा। लाइक आपके पास एक ही बाइक है और आप सबको बोले कि बाइक पे जाना है वहां पे, तो क्या सारे एक साथ बैठ के जा सकते हैं? फिर वो बाइक क्या करेगी, दो को ले जाएगी, छोड़ के वापस आएगा, फिर तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और एक बड़ा सा ट्रक मंगा दिया बहुत सारे, एक के साथ भर के वहां छोड़ दिया, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, और आपके पास पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या थे, ज्यादा, या 100 बाइक रख दी तो आप एक ही साथ पहुंच जाएंगे सारे। So this is the concept of P glycoprotein. P glycoprotein is a multi-drug transmembrane transporter protein responsible for transporting various molecules including drugs across cell membrane. So it's a type of transporter. If the P glycoprotein is more, drug will transport it fastly, and if the P glycoprotein is less, drug will transport it slowly. लिख लिया? अच्छे से पढ़ के आएंगे अपकमिंग टेस्ट के लिए, ट्यूसडे टेस्ट के लिए, एंड इस बार आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा आने चाहिए। एक्सपेक्टेशन को सबसे लोवेस्ट पे ही रखना है, 10 20 30 जो भी है वो नहीं रखना है। पहला टेस्ट था, पता नहीं था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आप चेक करने के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, और बहुत ही जल्दी सर ट्राई कर रहे हैं जो आपका टेस्ट ओमआर सीट होता है उसको हम चेक करें, ताकि आप लोग जो गलतियां करते हो या इधर उधर करते हो, किसी में कुछ कर देते हो किसी में क्या, तो वो नहीं हुए। और उसके लिए जो ओमआर सीट सेल्फ चेकिंग की मशीन आती है, वो मशीन जो है ला रहे हैं बहुत ही जल्दी, फिर आपको ओमआर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर वो मशीन चेक करेगी और उसमें आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अगले दिन बन के आपको
मिल जाएगा आइदर ऑन योर मोबाइल और आइदर ऑन इन डिस्प्ले फॉर्म मैसेज जो भी, और मोबाइल में भी आपके पापा के नंबर पे तुरंत मैसेज। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, इसलिए तो आपके पेरेंट्स के नंबर आजकल मस्ट कर दिए, वन इज योर ओवर नंबर एंड वन इज योर पेरेंट्स नंबर, तो पेरेंट्स के नंबर पे भी मैसेज तुरंत, JINC जोधपुर सेकंड वीकली ओमा टेस्ट रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट नेम, और अब आप नेम जो भी है आपका नहीं लिखेंगे तो वो भी वहां पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट एब्जॉर्प्शन या कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग। सो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? So blood is responsible. So distribution is defined as the transfer of drugs between body fluid compartment. एक compartment से दूसरे compartment में reach होना, extracellular to intracellular पहुंचना. After absorption, a drug enter the systemic circulation and distributed in the body fluids. Enter करेगी और पूरी body fluids के अंदर क्या होगी? वो drug distribute कर दी जाएगी एक place से दूसरे place पे. So इसमें बस इतना ही है distribution में. What is distribution? Answer should be one place to another place पे reach होना, that is the distribution. और कौन करेगा? तो आंसर होगा blood. Systemic circulation distribute the drug in body fluids. मूव करें। वेरी सून वी विल स्टार्ट द ड्रग चैप्टर, और वहां पे ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियरली पता होनी चाहिए। जब मैं पेनिसिलिन स्टार्ट करूंगा या पेनिसिलिन के साथ ही स्टार्ट करूंगा ड्रग्स के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले ये बेसिक जो भी है वो सारे क्या होने चाहिए आपको क्लियर, आपको पढ़ के आने हैं। ये ड्रग वाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनामिक्स एंड काइनेटिक के कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे दो चैप्टर और। वन इज द ड्रग, जो आपकी बॉडी के अंदर हम पुट करने के जो वेरियस रूट होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद ड्रग कैलकुलेशन करते हो आप लोग, तो कैसे कैलकुलेट करना है उसका क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिलता है, तो वो पढ़ेंगे। और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा पेनिसिलिन के साथ में एंटीबायोटिक थेरेपी। लिख दिया? नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ भी सेम होगा, लाइक अगर ब्लड वॉल्यूम आपकी बॉडी में कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? स्लो होगा या फास्ट? स्लो होगा, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम कम है। सो ब्लड फ्लो, if flow is fast drug will distributed fastly, if the flow is slow drug will distributed slowly. capillaries permeability, capillary permeability, if the capillary is highly permeable, बड़े बड़े पोरेंस हैं तो वहां से ड्रग इजीली बाहर निकल के मूव करेगी जल्दी से, एंड इफ देयर इज अ स्मॉल साइज ऑफ पोरेंस देन ड्रग विल नॉट मूव फ्रॉम नॉर्मली, सो उनको फैसिलिटेट डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगेगा, एंड दे विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट, सो उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। द नेक्स्ट वन इज द बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू। लाइक हमने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन इज द स्पेशल टाइप ऑफ जी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बताया मैंने, याद है? जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन, जी प्रोटीन हमने बात किया अभी, जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। एक हमने बात किया पी ग्लाइकोप्रोटीन, वो आपका ट्रांसपोर्टर वाला प्रोटीन है। सो वहां पे बाइंडिंग, लाइक गाड़ी तो बाहर खड़ी है लेकिन आप उस पर बैठ नहीं रहे हो, फिर जब तक बैठोगे नहीं तब तक वो कहां ले जाएगा? वो वही रहेगा। जब आप बैठोगे तब गाड़ी जाएगी, और तब तक गाड़ी वेट करेगी तो टाइम क्या होगा? वैसे तो टाइम ज्यादा लगेगा। सो ये है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन तो है लेकिन उसके ऊपर बाइंड नहीं हो रहे हैं, कोई वेट ही नहीं रहा है, तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट होने में क्या लग जाएगा? टाइम। सो बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू, these are the factor which can affect the drug distribution. Clear? Move करें। The next is metabolism. Third process is metabolism. What is metabolism? What is metabolism? So drug का active form से inactive form में convert होना, और we can say the biotransformation of the drug which reduce the active ingredient of the drug. जो drug का active component है उसको खत्म कर देता है और किसमें convert कर देता है? Inactive form में, उसको हम क्या बोलते हैं? Metabolism. So metabolism is a term which is describes the biotransformation of pharmaceutical substances in the body so that they can be eliminated more easily. Like अगर हम absorption की बात करें GIT से, अगर आपको GIT से कोई ड्रग एब्जॉर्ब करनी है तो ड्रग के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है लिपिड सोल्यूबल एंड सेकंड वन इज वाटर सोल्यूबल। व्हिच वन फॉर्म ऑफ द ड्रग विल बी फास्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम योर GIT और गट? वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल? वाटर लिपिड सोल्यूबल, दोनों ही आंसर है सर। सो ये मैंने बहुत बार बता दिया, आप लोग फिर भी भूल जाते हो, क्या करें? The form of the drug which is very easily absorbed, or the form of the drug which is very easily cross the biological membranes like the placental barrier or the blood brain barrier, जिनको बहुत easily cross कर सकती है, the form is the lipid soluble form because all the layer of these structures are made by phospholipid, और लिपिड के साथ में लिपिड इजीली क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। If there is a water soluble, the membrane will not allow the water to move inside this cell, क्योंकि लिपिड की membrane है वो, और पानी और लिपिड का कभी भी साथ नहीं होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। That's why if you are taking a water soluble drug, you have to change that drug into, before absorption you need to change that drug into lipid soluble, so you will have a better absorption, and the drug which is very easily excreted out from the body, that is water soluble. lipid soluble absorb easily होगा और water soluble body से excrete out easily होगा, क्योंकि आपको excrete out करने के लिए यूरिन या feces में मिक्स करना है। अब यूरिन क्या है? वाटर है, वाटर में मिक्स करने के लिए आपको क्या मिक्स हो सकता है?
वाटर। अगर उसमें फेट को मिक्स करोगे तो कभी मिक्स वो नहीं होगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ ड्रग व्हेन यू आर एक्सक्रीटिंग आउट द ड्रग फ्रॉम लिपिड सोल्यूबल टू वाटर सोल्यूबल। तो आपसे पूछे कि मेटाबॉलिज्म में ड्रग का कौन सा फॉर्म कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, व्हिच फॉर्म ऑफ द ड्रग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। सो मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म? ड्रग को बॉडी से आउट करना, दैट इज द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म। और आउट करने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, वाटर सोल्यूबल। सो इन मेटाबॉलिज्म ड्रग इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिपिड सोल्यूबल टू वाटर सोल्यूबल। द लास्ट वन इज द ओके, यहाँ पे एक पार्ट जो आपने पहले पढ़ा वैसे लिखा है, मेटाबॉलिज्म कौन सा मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लिवर। लिवर इज द मेजर मेटाबोलाइट ऑर्गन। लिखना है एक लाइन तो लिखो, क्लियर है? नेक्स्ट, बिल्कुल जो ओल्ड बेच के स्टूडेंट है उनका इमरजेंसी पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, मॉर्निंग में पढ़ाया था। इमरजेंसी नर्सिंग पढ़ा दिया उनको, सोशियोलॉजी पढ़ा दिया आप लोगों को, और फार्मा भी 40% तो मैंने पढ़ा दिया अभी, बस 60% बचा है जो 2 दिन सुबह पढ़ाऊंगा और बाकी शाम को पढ़ा के खत्म हो जाएगा। सो यू विल योर फार्मा विल बी कंप्लीटेड, वो भी हो जाएगा। न्यू बेच में आपका सोशियोलॉजी हो चुका है और उसके साथ में फार्मा हो गया, उससे पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ाया न्यू बेच को, तो 2 जब फार्मा हो जाएगा वो जल्दी आपका, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ और सब्जेक्ट छोटे छोटे। जेनेटिक्स नहीं पढ़ाया? हाँ तो फिर आप लोग जाने के बाद पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स। सो आई थिंक पुराने बेच का जो है वो मेरा ही लास्ट टॉपिक है फार्मा, बाकी उनको सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, पढ़ा दिया सारा है। क्या नहीं पढ़ाया? अरे दिसंबर वाले नहीं, अक्टूबर वाले, जो अक्टूबर में ज्वाइन किया था उनकी इंटीग्रोमेट्री नहीं पढ़ाया? अरे मैं मेरे सिस्टम की बात करता हूँ, वेट क्या करो थोड़ा। तो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम भी आपका स्टार्ट करवाते हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब बॉडी से आउट करना थ्रू द हेल्प ऑफ किडनी। सो एलिमिनेशन ये नहीं लिखना है आपको, एलिमिनेशन मींस मूविंग आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू द किडनी, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन में कुछ फॉर्म लिखे हुए हैं, जैसे लंग्स की बात करें वहां से कौन कौन एलिमिनेट होता है, तो आपका आंसर होगा अल्कोहल एंड वोलेटाइल एनेस्थीसिया, पढ़ा था, इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट। सो अल्कोहल जो होती है वो ड्रग आपकी 2 रूट से एब्जॉर्ब सॉरी एक्सक्रीट आउट होती है, वन इज फ्रॉम द किडनी एंड सेकंड इज फ्रॉम द लंग्स। और इसीलिए आपने देखा होगा अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद पर्सन बहुत ज्यादा यूरिन पास करता है, और उसके साथ साथ में उसके पास में अगर बैठते हो तो वो स्मेल आती है, बदबू आती है, सड़ता रहता है। उसका रीजन है क्योंकि उसके स्मेल आने का रीजन अल्कोहल क्या हो रही है, ब्रीथ से एक्सक्रीट आउट हो रही है। और इसका बेनिफिट मिलता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले जो है उनके पास एक मशीन होती है जिसमें आपको बोलते हैं इसमें फूंक मारो व्हेन यू आर ड्राइविंग, और फूंक मारने पे उसमें पता चल जाता है रीडिंग कि आपके ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन कितना है। जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं ब्रीथ एनालाइजर। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रीथ एनालाइजर आप देखते हैं अगर आपकी रीडिंग 30 mg पर डीएल से ज्यादा है तो तुरंत आपका 1000 रुपए का चालान कट जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में 30 mg से ज्यादा ड्रिंक करना और ड्राइव करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमारे इंडिया के लोगों की ड्राइविंग उल्टी हो जाती है। फिर वही राजा होते हैं, फिर वो ड्रिंक करने के बाद आदमी बोलते हैं अब तो गाड़ी सिर्फ मैं ही चलाऊंगा, भले ही कुछ भी हो जाए गाड़ी, हाँ मैं ही चलाऊंगा। और फिर पुलिस वाले चालान काटने आते हैं, उसको भी ज्यादा से बोलते हैं गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा फिर भी। सो in our country it is very difficult, in developed country the limit is 80 mg per dl which is more than double in India, डबल इससे भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी वहां पे ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि वहां पे एक वर्ड यूज होता है इसको बोलते हैं लेन ड्राइविंग। लेन ड्राइविंग का मतलब होता है एक फिक्स होता है कि अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आप इस लाइन में चलाओगे, 2 व्हीलर है तो आपका ये लाइन है, 6 व्हीलर 8 व्हीलर 10 व्हीलर जो भी होते हैं उनके लिए सबके लिए अलग अलग लाइन होती है, और वो उसी में चलते हैं, चाहे भले उनका रुका हुआ है वो वही रुक जाएंगे, वो इधर होकर आगे नहीं जाएंगे। और हमारे यहाँ पे बोल दो किसी को कि लाइन में चलानी है, 3 लाइन होती है, उसके अलावा पास में जो कच्चा होता है उसको भी यूज कर लेते हैं बाद में, वो डायरेक्ट डिवाइडर से चढ़ा के वहां से भी भाग रहे होते हैं और उनको पता नहीं कौन सी जल्दी कहाँ जाने की। तो ये होता है हमारा ड्राइविंग यहाँ पे, और इस वजह से अगर 80 कर दिया तो फिर लोग फिर काबू में नहीं आएंगे, फिर पता नहीं कितने हॉस्पिटल भरे पड़े मिलेंगे आपको। ये अभी एक इंसिडेंट हुआ था पुणे में, आपने देखा होगा पुणे में रिसेंटली, वन 17-year-old चाइल्ड ड्राइविंग विद अल्कोहल ड्रिंक एंड उसने 2 कप जो लड़का और लड़की थे उनको उड़ा दिया, पैसे उड़ा के उनके वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सो वो है कि आप 17 ईयर के हो, आप ड्रिंक कर रखा है फुल, आप गाड़ी की स्पीड जो है वो 150 से अबव है, बहुत महंगी गाड़ी 2 करोड़ की गाड़ी थी, इतनी महंगी गाड़ी है, और आप लोगों को 2 को मार भी दिया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया आपने देखा होगा अगर आपने रिजल्ट, तो कोर्ट ने बोला कि ये तो नाबालिग है, बच्चा है। एक बच्चा है जो अल्कोहल पी सकता है, एक बच्चा है जो 2 करोड़ की गाड़ी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला सकता है, एक बच्चा है अल्कोहल पिया उसने 50,000 रुपए का रात को 2 घंटे में, वो बच्चा इसलिए पी सकता है। और वो एक बच्चा जो 2 आदमी को मार सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, बच्चा है इसलिए मार सकता है। और फिर उस बच्चे की सजा है कि आपको एक ड्राइविंग करते टाइम जो एक्सीडेंट होता है उसमें 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिख के लाना, दैट इज द पनिशमेंट फॉर दैट चाइल्ड, क्योंकि आप बच्चे हो आपको पता नहीं है तो आप ऐसे लिख के लाओ। फिर 15 दिन तक आपको आरटीओ ऑफिस जाना है, जो रोड के रूल्स होते हैं वो सीखने के लिए, और उसके बाद आपको एक 15 दिन बाद फिर से रूल्स के बारे में लिख के देना है, ये आपकी सजा है। सो दिस इज इन आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री है। इन डेवलप्ड कंट्री और इन डेवलपिंग कंट्री देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वही बच्चा जब कहीं गाड़ी चला रहा है तो पुलिस वाले को बोलेगा मैं 18 ईयर से बड़ा हूं, वही बच्चा जब अल्कोहल बाई करेगा तो बोलेगा मैं 18 से बड़ा हूं। वही बच्चा जो गाड़ी चला रहा है इतनी स्पीड से मैं बड़ा हूं इसलिए चला सकता हूं, एंड वही बच्चा जब कोई गुनाह कर देता है तो वो क्या बन जाता है पुलिस वालों के सामने, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मुझे पता ही नहीं चलता है। उसका पिताजी उसको गाड़ी दे दी, क्रेडिट कार्ड है उसके पास, एटीएम कार्ड है, इतनी शराब पी लेता है और वो फिर भी बच्चा है। अब क्या करा जाए, छोड़ दे बच्चा, इसलिए छोड़ दो। यस, चलो आगे, कोई नहीं। अल्कोहल एंड द वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स, द लंग्स, in the lungs the feces drugs like purgative will excreted out through the feces. Next, bile, some drugs are excreted in bile also. Saliva, it is also very important, एक ड्रग हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लिथियम, lithium is secreted through saliva,
एंड जब आप लिथियम की बात करते हैं, अगर लिथियम कोई पर्सन रूटीन बेसिस पे यूज करता है मेनिया में, तो उसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है नर्स का? जिसको लिथियम चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड लिथियम लेवल जो है वो आपका कभी भी थेरेपेटिक रेंज से आउट नहीं होना चाहिए. लिटिल बिट चेंज इन द ब्लड लिथियम लेवल विल कॉज टॉक्सिसिटी. एंड इसलिए हमें फ्रीक्वेंटली क्या करना पड़ता है? ब्लड लिथियम लेवल मॉनिटरिंग करना होता है. एंड आप उसके लिए सैंपलिंग करते हैं. लास्ट डोज के 12 टू 24 आवर में आप सैंपल लेते हैं और भेजते हैं. अब आप रोज तो भेज नहीं सकते ब्लड लिथियम, फिर क्या करेंगे? सो वहां पे एक इंपॉर्टेंट है कि हम नॉन इन्वेजिव वे से आप लिथियम मॉनिटरिंग कर सकते हैं. द सलाइवरी एस्टिमेशन ऑफ लिथियम मे बी यूज्ड फॉर नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग ऑफ द लिथियम. सलाइवा में भी लिथियम है, तो उसका सैंपल लेके आप क्या करवा सकते हैं? मेजरमेंट करवा सकते हैं. तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है लिथियम का नॉन इन्वेजिव मेथड किसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं? तो ऑप्शन होगा सलाइवा. नॉन इन्वेजिव तो जानते हो, इन्वेजिव का मतलब जो इनसाइड द बॉडी, वो इन्वेजिव. नॉन इन्वेजिव का मतलब जो बॉडी के बाहर, लाइक सलाइवा, कुछ अंदर से तो निकाला नहीं है, वो तो वैसे ही आ जाएगा. पर्सन आपको स्पीड करेगा और आप करेक्ट कर लोगे. सो दिस इज द नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग फॉर लिथियम. क्लियर है? वो करें. इंटेगोमेट्री पढ़ना है इनको, रिसर्च भी पढ़ना है. हाँ बिल्कुल, रिसर्च भी पढ़ाते हैं. देख लिया? मूव करें. सो कुछ ही टाइम में आपका जो है ईएसआईसी का एग्जाम होने वाला है इन जुलाई 7th आई थिंक, 7 जुलाई को है. सो इट इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ईएसआईसी का एग्जाम बहुत कम निकलता है. लाइक लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो 19 और 18 के अंदर कुछ आई थी, उसके बाद वैकेंसी अभी आई है. और इतनी पोस्ट जो नॉट सेट में नहीं है उससे भी ज्यादा पोस्ट है. 19 से भी ज्यादा है, 1900 से भी ज्यादा आई थिंक, 1946 कुछ इतनी पोस्ट है कुछ है. तो इतनी सारी पोस्ट है आपके पास. और एक और बेनिफिट जो आपको मिलता है कि यू आर इन अ रियल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. अगर हम हमारी बात करें तो वी आर नॉट इन सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारा जो हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर. दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी. अगर आप एम्स की बजाय आप रेलवे में या फिर ईएसआईसी में काम करते हैं तो वो आप सच में सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं. एंड यू विल हैव मोर बेनिफिट देन एन एम्स एम्प्लॉय. एंड इवन यू विल हैव मोर सैलरी. आपकी सैलरी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा जिसमें आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी. तो ये एक बहुत अच्छा चांसेस है. एंड सेकंड थिंग, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफरेबल जॉब. आप इसमें अपना ट्रांसफर अपनी सिटी में करवा सकते हैं. लेकिन एम्स में जहां एम्स है वहीं जाना पड़ेगा. लाइक आप जोधपुर में है तो जोधपुर में ही रहना पड़ेगा. आप चाहो कि मेरे घर भिलवाड़ा में जाऊंगा, मैं तो भिलवाड़ा में एम्स ही नहीं है, कैसे जाऊंगा? है ऐसे बिठा दे एम्स लिख के यहाँ से आज यहाँ रहे. सो लेकिन अगर मैं ईएसआईसी में हूं तो मैं भिलवाड़ा जा सकता हूँ, जोधपुर रह सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि हर एक सिटी में एक ईएसआईसी हॉस्पिटल होता है. तो इसीलिए प्रिपेयर रहे. और आप जो भी ओल्ड वाले हैं, दिसंबर वाले नहीं, उससे पहले, दिसंबर वालों का भी हो जाएगा लगभग, लेकिन जो अक्टूबर वाले हैं उनका तो कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले पूरा. और वो तो बिल्कुल प्रिपेयर रहे और सारे के सारे उसमें नर्सिंग ऑफिसर बन जाने चाहिए. कोई भी बचना नहीं चाहिए. उसमें 80-20 है और नहीं है, नहीं है. सो एक और बहुत अच्छा चांस है जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए. और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये भी होगा कि एग्जाम जो है यूपीएससी करवाएगा. यूपीएससी करवाने का मतलब ये नहीं कि आपका, बहुत सारे तो उसको यूपी का एग्जाम समझ रहे हैं, तो वो यूपी का एग्जाम नहीं है. यूपीएससी इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. दैट इज द गवर्नर बॉडी, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है. और यूपीएससी के सारे एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, लेकिन एक भी पेपर आउट नहीं होता है. बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है. पेपर तो ईएसआईसी या नर्सिंग वाले ही बनाएंगे. ऐसा नहीं कि पेपर भी बहुत टफ आएगा क्योंकि यूपीएससी करवा रही है, ऐसा नहीं है. पेपर तो वही आएगा जो नर्सिंग का आता है, लेकिन पेपर स्ट्रिक्टनेस के साथ होगा, यानी आउट नहीं हो सकता है. उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो पूरे स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उससे बेनिफिट हमें ही है. और रिजल्ट टाइम फिक्स होगा, उतने टाइम में रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा. तो वो अच्छी बात है कि बिल्कुल कुछ भी घोटाला होने वाला नहीं है. सारी की सारी सीटें आपके लिए ओपन है. आप जो चाहे वो सीट लेके इजीली आप सिलेक्शन ले सकते. क्लियर? तो इस वैकेंसी में सभी को अपना सिलेक्शन लेके अपने अपने एरिया में ज्वाइन कर लेना है. और नेक्स्ट बेच के लिए स्पेस जो है वो क्या करना है, खाली नहीं, सिलेक्शन लेके जाना है, ऐसे नहीं जाना है. चलिए आगे नेक्स्ट. स्किन के थ्रू बहुत सारे मेटल्स लाइक आर्सेनिक, मर्करी आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द स्किन. मिल्क, ड्रग टेकन बाय लैक्टेटिंग वुमेन may appear in milk लाइक लिथियम. लिथियम जो है मिल्क में भी मिलती है आपको, और इसीलिए लैक्टेटिंग मदर जो होती है उसको बोला जाता है कि आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम ध्यान रखना है, नहीं तो ड्रग जो है, लिथियम ड्रग जो है वो बच्चे में जा सकती है. तो लैक्टेटिंग मदर में हम ये ड्रग प्रोवाइड नहीं करते हैं लिथियम. आई थिंक दिस इज एन एंड ऑफ आवर फार्माकोकाइनेटिक. एंड हो गया, देखो खत्म हो गया, फार्माकोलॉजी आ गया वापस. सो दिस इज द एंड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस एंड यू हैव एन choice to select anyone. That is the drug calculation or the drug administration. दोनों टॉपिक का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है. कुछ भी पहले पढ़ने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. There is no connection between both topic. Whatever topic you want to study, आप बोलेंगे वो आपको पढ़ा देगा. क्या पढ़ना बोलो? किस किस को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है बस, और किस किस को ड्रग कैलकुलेशन पढ़ना है. बाकी लोग घर जाएंगे, बाकी को घर जाना है. जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना है? घर जाना है. सो द मेजॉरिटी इज ड्रग कैलकुलेशन. ओके, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है. और ड्रग कैलकुलेशन तो 100% हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में आता है. सो विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट ड्रग कैलकुलेशन एंड देन अबाउट द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अब ड्रग कैलकुलेशन पढ़ने के लिए आपका मेंटली फिजिकली दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा. दूसरा, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा. एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब
हर एक को अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सोल्व करने जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, सो आप उसको कर पाए एग्जाम में भी। तो इसमें तो आई थिंक एमसीक्यू आ जाएंगे अब आपके लिए। ये देखो एमसीक्यू नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, एमसीक्यू आपको मिलेंगे एग्जाम में। सो ड्रग कैलकुलेशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस व्हिच आस्क इन योर एग्जाम्स। मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा और कॉम्प्लेक्स से एंड करूंगा। So before moving on this topic or the practice session, you have to know the meanings of few abbreviations. You have to know the meaning or we can say values of some equivalents. So वो आप लिख लेंगे, वो बहुत काम आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ abbreviations, GR, एग्जाम में लिखा हुआ जाता है कि पेशेंट इज हैविंग 500 GR, तो आप फिर GR क्या होगा उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो GR का मतलब होता है ग्रेन, नॉट ग्राम, दैट इज ग्रेन। एंड दिस इज फॉर मास। मास का मतलब जो सॉलिड होता है, उसके लिए जो हम जैसे अपन किसी को भी जैसे इसका आपको देखना है तो इसको लीटर में मेजर करोगे या किलोग्राम में, किस में करोगे? किलोग्राम में करेंगे, वेट देखेंगे। लेकिन जब आपको मिल्क को मेजर करना है तो हम किस में देखेंगे? लीटर में। तो दैट इज टू थिंग्स, दिस इज द मास एंड वन इज लिक्विड। सो लिक्विड होता है वो लीटर में आएगा और ये मास किस में आएगा? किलोग्राम में। तो उसका एक और वैल्यू कौन सा है हमारे पास? ग्रेन। ग्रेन भी मास को इंडिकेट करता है, मास के वेट को बताता है। सो मैं बताऊंगा अभी 1 ग्रेन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, आगे बढ़ाएंगे, पहले मीनिंग देख लेते हैं। ओस, ओस ओजेड से हम लिखते हैं और ये इंडिकेट करता है लिक्विड फॉर्म को। ओस किसको इंडिकेट करता है? लिक्विड को। सो अगर लिक्विड को आपको मेजर करना है तो आप ओस यूज करेंगे, ओजेड, और अगर आपको मास को मेजर करना है तो आप क्या यूज करेंगे? जीआर और ग्रेन। ड्रॉप्स, सो अगर आपको ड्रॉप्स लिखा हुआ है या फिर जीटीटी लिखा हुआ है तो जीटीटी का मतलब ही क्या है? ड्रॉप्स ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द जीटीटी पर मिनट, तो उसका मतलब है ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट करनी। यू हैव टू कैलकुलेट द ड्रॉप्स पर मिनट। सो जीटीटी मींस ड्रॉप्स। नाउ इफ इट इज आस्किंग पर मिनट यू हैव टू कैलकुलेट पर मिनट, इफ इट इज आस्किंग पर आवर यू हैव टू कैलकुलेट पर आवर, वो बात का। पर जीटीटी मींस ड्रॉप्स। टीस्पून, टीस्पून एंड टेबलस्पून, देयर आर टू कांसेप्ट। वन इज द स्मॉल साइज ऑफ स्पून, नॉर्मली जो आप यूज करते हैं खाने के लिए, एंड सेकंड इज द टेबलस्पून व्हिच इज यूज्ड फॉर द सर्विंग, सर्व करने के लिए जो हम यूज करते हैं। सो टीस्पून मींस स्मॉल टी या टीएसपी, और टेबलस्पून दैट इज कैपिटल टी और टीबीएसपी, ये उल्टा लिखा हुआ है टीबीएसपी, टेबल स्पून और टीबीएसपी। पाउंड इंडिकेट करता है वेट को, और पाउंड के लिए जो हम यूज करते हैं यूनिट दैट इज एलबी, सुना होगा एलबी। हो गया। सो अगर कहीं पे भी जीटीटी लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या आपको समझना है? ड्रॉप्स पूछ रहा है, जीटीटी मींस वो ड्रॉप्स की बात कर रही है, आस्किंग आउट द ड्रॉप्स। इफ जीआर इज मेंशन इन द क्वेश्चंस देन इट इज ग्रेन, मीनिंग के इक्वल कितना वो मैं भी बताऊंगा। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट, 1 GR means 1 grain is equal to 60 milligram. So आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे आगे कि डॉक्टर इज एडवाइज टू अ पेशेंट गिव 10 GR पैरासीटामोल टैबलेट। तो आप उसको 10 GR का मतलब कितनी टैबलेट देनी है? 600 mg का टैबलेट प्रोवाइड करना। यू हैव टू प्रोवाइड 600 mg टू द पेशेंट, समझ गए? तो GR का मतलब ग्रेन, वो मास को इंडिकेट कर रहा है, और 1 ग्रेन इज इक्वल टू 60 mg, इक्वल हो गया, याद रहेगा। 1 oz इज इक्वल टू 30 ml। लाइक एग्जाम में क्वेश्चन है कि एक पेशेंट ने 10 oz वाटर पिया तो उसका टोटल ड्रिंक कितना है? तो 10 oz वाटर पिया मतलब एमएल में पूछे तो कितना हो गया? 300 ml पानी पिया उसने। सो 1 oz इज इक्वल टू 30 ml। या कभी-कभी आता है कि पेशेंट इज हैविंग पीसीएम सस्पेंशन, लिक्विड फॉर्म पेशेंट को चल रही है और आपके डॉक्टर ने बोला कि उसको 2 oz पीसीएम देना है लिक्विड बच्चे को, तो कितना एमएल दोगे? सो यू विल प्रोवाइड 60 ml। क्लियर? नेक्स्ट, 1 टीबीएसपी, एसपी लिखना है, पीएस नहीं है, जो बड़ा चम्मच होता है, दैट विल बी इक्वल टू 15 ml, 15 ml होता है। जो टेबलस्पून होता है वो किसके इक्वल है? 15 ml के इक्वल है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि यू शुड प्रोवाइड 3 टेबलस्पून ऑफ लिक्विड सिरप, देन यू विल प्रोवाइड हाउ मेनी ml? 3, यानी 15 multiplied by 3, so 45 ml drug you will give to the patient, and 1 small spoon, that is teaspoon, that will equal to 5 ml. So you should provide 5 ml if 1 teaspoon is mentioned in the question. Then 1 kg is equal to 2.2 lb. In some questions examiner will mention the weight, and according to weight you have to calculate the drug total dose, and weight will be mentioned in lb, and question is asking in kilogram, तो पहले आपको lb को convert करना पड़ेगा kg में, then फिर हम उसको multiply करेंगे आगे। So 1 kg is equal to 2.2 lb। like अगर क्वेश्चन में 10 kg दिया हुआ है और आपसे पूछे कि lb कितना होता, 22 lb। क्लियर? एंड उल्टा कर दें कि 1 lb is equal to, so 1 lb is equal to 0.45 किलोग्राम, और वी कैन से 450 ग्राम। आप दोनों एक ही बात है, आइदर 0.45 किलोग्राम और आइदर 450 ग्राम, 450 ग्राम। 1 lb में कितना होता है? तो 450 ग्राम आपको मिलेगा। तो जितना lb आपको दिया है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 0.45 से। लाइक एग्जाम में दिया 10 lb, तो बच्चे का वेट कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाई 0.45, तो आंसर आ जाएगा 4.5 किलोग्राम। बच्चे का वेट आ गया 4.5 किलो। यस, ये तो हो गया कुछ छोटी छोटी बातें। अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ जो आपको ही करना है, मेरे को वो आता भी नहीं है। लिखा? ये लिख लिया? आप सबको अपना अपना आंसर देना है। कैलकुलेट इनटेक ऑफ पेशेंट इन एमएल, किसमें बताना है आपको? एमएल के अंदर कितना एमएल पेशेंट ने यहाँ पे जो भी पूछा है वो किया।
everyone should give their answer, and this is the most easiest type of question in our nursing, जो मेरे को पहली बार मिला था जब मैंने चंडीगढ़ पीजी का एग्जाम दिया था, तब ये क्वेश्चन आया था। अब आप अपना देखेंगे आपको क्या लगता है इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया है? 645, ऑप्शन नंबर ए है 645। ध्यान ये रखें कि ये क्वेश्चन में जो भी आंसर्स देंगे वो उनका सही भी हो सकता है, उनका गलत भी हो सकता है। तो आपका अगर आ रहा है तो इट मे बी पॉसिबल योर आंसर विल बी राइट आल्सो। सो इफ एनीबॉडी हैविंग अदर देन 645 वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं ऑप्शंस लिख दूंगा। ए इज द 645। इसके अलावा जिसका भी आंसर आता है वो बताएंगे। हाँ वो हो गया। उसके अलावा अदर देन 645 सबका 645 है। अभी तो 2-4 लोगों से हुआ है, बाकी से हुआ भी नहीं है। नहीं हुआ ना? हो गया? सोल्व करें? यस हो गया। सो इट इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। क्या लिखा है देखो। अब आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इधर देख लो। देयर आर टू ऑप्शंस। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ओल्स पे दिया हुआ है और आपको एमएल में कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन की आप सारे ओल्स को टोटल कर लें और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। सेकंड ऑप्शन इज कि आप सभी को सेपरेट सेपरेट 30 से मल्टीप्लाई करके जो टोटल आता है उसको आप टोटल कर ले, आपकी चॉइस है। लाइक फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 7.5 ओज ऑरेंज जूस, 1 ओज में कितना होता है 30, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। क्लियर? आगे क्या दिया हुआ है 6 ओज ऑफ टी, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 30। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 8 ओज ऑफ एगॉन्स, ये भी 30। अब सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको किया मल्टीप्लाई कितना आएगा 5 टू 2 ml, इसको इससे किया तो 18024 ml। अब तीनों को हम क्या कर देंगे टोटल। सो आंसर इज 645 ml। और उसके अलावा आप इधर से भी कर सकते हैं टोटल करके 8 प्लस 6 14 प्लस 7.5 इज 21.5। सो डायरेक्टली 21.5 मल्टीप्लाई बाई 30 आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो 5 3 5 1 4 2 6 645 ml। क्लियर? ये था सबसे इजी वाला, और एग्जाम में अगर आ जाए तो फिर आपके मजे ही मजे। चले आगे चलें, थोड़ा सा डिफिकल्टी को बढ़ाते हैं और जो कॉमन क्वेश्चन जो आपको बहुत बार पूछे जाते हैं जिनको हम बोलते हैं जीटीटी पर मिनट या फिर ड्रॉप्स पर मिनट वाले क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द फ्लो रेट। पेशेंट को आप कितनी फ्लो रेट पे फ्लूइड को स्टार्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर दिस फ्लो रेट कैलकुलेशन ड्रॉप्स पर मिनट, इसको मैं और वर्ड में क्या लिख सकता हूं जीटीटी पर मिनट, दोनों एक ही बात है। फॉर्मूला इज द अपर वन इज द टोटल वॉल्यूम इन एमएल। पहला पॉइंट याद रखना है, ऊपर जो भी वॉल्यूम लिखेंगे वो किसमें होनी चाहिए एमएल में। द वॉल्यूम व्हिच इज मेंशन्ड इन अपर साइड विल बी इन एमएल ओनली। सो ये नीचे लिखा हुआ है ऐसे टोटल वॉल्यूम इन ml divided by time in minute multiply by drop factor. This is the formula for drops per minute और GTT per minute calculation. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। लाइक मैं इस फॉर्मूला को यहाँ लिखता हूँ ताकि हम इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिखता हूँ टोटल वॉल्यूम इन ml divided by time in minute multiply by drop factor. मैथमेटिक्स का रूल होता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी थिंग्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी कितने रहेंगे 100 ही रहेंगे। इसलिए नीचे क्या होगा जैसे यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या हो गया। नेक्स्ट रूल ऑफ द मैथमेटिक्स इज इफ यू आर गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आप क्रॉसिंग कर रहे हैं तो द अपर वन विल गो डाउन साइड एंड द डाउन विल गो अपर साइड, ऐसा ही होता है। लाइक अगर आपको इसको ऊपर ले जाना है तो इसको कहाँ लाना होगा नीचे, ऐसा ही होता है। सो आपके क्वेश्चन के अंदर इन चार में से 1 2 3 और 4, चार में से कितनी वैल्यू मिलेगी आपको 3 वैल्यू मिलेगी और एक आपको निकालनी होगी। लाइक आपसे टोटल वॉल्यूम दे दिया, टाइम दे दिया, ड्रॉप फैक्टर दे दिया, पूछा क्या कि ड्रॉप्स पर मिनट कितनी होगी। इन सम क्वेश्चन ड्रॉप्स पर मिनट दे दिया, टोटल वॉल्यूम दे दिया और ड्रॉप फैक्टर दे दिया, आपसे पूछा कि वो कितने टाइम के लिए है, टाइम नहीं दिया, तो आपको वहां क्या निकालना होगा टाइम। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे टाइम को कहां ले जाना है इधर। सो ये तो आ जाएगा यहाँ पे और ये कहां आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ हो जाएगा ड्रॉप्स पर मिनट और नया फॉर्मूला बन गया। समझ गए? अगर आपसे पूछा कि ये निकालना है टोटल वॉल्यूम इन एमएल आपको कैलकुलेट करना है तो भाई तो नीचे वाला है उसको कहां ले जाओ ऊपर, तो टाइम इन मिनट इसके साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो ऊपर वाला ड्रॉप फैक्टर है वो इन दोनों के नीचे आ जाएगा और आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वॉल्यूम इज एमएल इज इक्वल टू टाइम इन मिनट मल्टीप्लाई बाय द ड्रॉप फैक्टर ड्रॉप्स पर मिनट डिवाइडेड बाय ड्रॉप फैक्टर। क्लियर? अभी हम इनके एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला तो याद हो गया, ड्रॉप पर मिनट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन एमएल मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। अब यहाँ पे जो चार वैल्यू है इसमें से 3 तो आपको क्लियर है, बट एक जो है वो क्लियर करना जरूरी है और वो है आपका ड्रॉप फैक्टर। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप क्लियर करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप फैक्टर? ड्रॉप फैक्टर इज डिपेंड ऑन, so totally depend on IV set. There are two types of IV set in our hospital. One is the macro and second one is the micro. Macro means bada, micro means so normally the IV set which we are using in the hospital, that is the macro type of IV set.
एंड इन केस ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट वी विल यूज ए फाइन टाइप्स ऑफ आईवी सेट, जिसका जो ड्रॉप्स जहां से आपको मिलेगा वहां से बहुत फाइन फाइन ड्रॉप्स होगी। दैट टाइप ऑफ जो पीडियाट्रिक ड्रॉप ड्रिप सेट होता है, इसके 100 ml का बोतल होता है उसके साथ में, दैट इज नोन एज द माइक्रो आईवी सेट। इफ यू आर यूजिंग ए मैक्रो आईवी सेट, ओके पहले इसका मीनिंग बताता हूं मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर मींस if you are taking 1 ml of saline, and if this 1 ml saline is put in this macro IV set or the micro IV set, it will form how many drops from this 1 ml? 1 ml से कितनी ड्रॉप बनेगी? That is known as the drop factor of this IV set. So in case of macro IV set, it will be 15 drops per ml. अभी तो बोला मैंने, 1 ml को अगर मैं इस IV set में डालूंगा तो उससे कितनी ड्रॉप बनेगी? That is the drop factor. So 15 drops per minute is the drop factor of macro IV set. And if you are taking 1 ml of saline in micro IV set, it will be equal to 60 GDT or drops per ml. Clear? In exam, in some question, drop factor is already mentioned. Exam में drop factor question में लिखा होता है. In some cases, drop factor is not given. Then they will give you a clue. Like they will mention, you are using a macro IV set and transfuse the 1000 ml in 6 hours. Then what is the GDT per minute? So if they are mentioning macro IV set, तो हम क्या use करेंगे? 15 drops per minute. And if they are mentioning micro IV set, then we will use the 60 drops per minute. In some questions, no macro, not drop factor. But the question is asking like that, here 1 year child is ordered 1000 ml of saline, which should be transfused in the 10 hour. Then what will be the drop per minute in this pediatric patient? So 1 year का बच्चा मतलब वो क्या है? बच्चा है pediatric patient, और pediatric patient में हम क्या यूज करेंगे? माइक्रो. एंड अगर एडल्ट मेंशन किया तो वहां क्या करोगे? मैक्रो. क्लियर हो गया? स्टार्ट करें फर्स्ट एमसीक्यू के साथ, गलत नहीं करोगे. सो ये दोनों ड्रॉप फैक्टर कब अप्लाई करना है? जब क्वेश्चन के अंदर ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया हुआ है. अगर क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है मतलब उसको आपको वो यूज करना है, नहीं दिया हुआ है तो हमें ये दोनों 15 एंड 60 आपको यूज करने से लिखा हुआ है. ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप्स पर मिनट फॉर द मैक्रो आईवी सेट एंड द 60 ड्रॉप्स पर मिनट फॉर द माइक्रो आईवी सेट, जो आपने ऑलरेडी लिख लिया. फर्स्ट एमसीक्यू फ्रॉम दिस ड्रॉप्स पर मिनट. किसको जो ये नहीं आता है, जिसको लगता है कि सर डिफिकल्ट होता है, हम इसका आंसर नहीं निकाल पाते, कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है, सबको आता है. हाँ अब आता है ऊपर. अरे मैं ये नहीं बोला खड़ा करके आप करो, फिर पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले. So make sure that before going in your NORCET exam, you should be perfect in this topic. Otherwise, you minus 1 marks from total marks. जो total mark है 900, उसमें से पहले कितना माइनस करके जाएं? एक नंबर माइनस करके जाएं अगर आपको ये नहीं आता है तो, क्योंकि एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और आपका पहले से ही एक नंबर क्या हो जाएगा? माइनस. तो आप पहले से ही एक नंबर पीछे हो गए सारे कैंडिडेट से. इसीलिए आपको इस टॉपिक को एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है? 101% क्लियर करना है कि कुछ भी आ जाएगा मैं कर दूंगा या कर दूंगा, और वो हम करेंगे इस साथ में. चलो पहला सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए. Try to solve with your own efforts. If it is not possible by yourself, then I will tell you how to solve this question. Easy सा question है. A healthcare provider prescription reads 1000 ml of normal saline to infuse over 12 hours. The drop factor is 15 drops GDT per ml. The nurse prepare to set the flow rate at how many drops per minute? Everyone should solve the question. 20.8. हाँ 20.8. हाँ 21 मान लेते हैं, approximately nearby 21. हो गया? मिला कुछ आंसर? आ गया 20.8. ओके यस हो गया. हो गया. अपने हाथ से भी करो कुछ. मैंने किया सर. अच्छा वो देख रहे हैं, करो आप भी करो. क्या पढ़ रही है? हेलुसिनेशन क्या करना है? क्या पढ़ रहे हो? पुराना वाला या अभी लिखा है? पहले से पढ़ा है ना. करे मूव आगे. हो गया? नहीं हुआ? उधर से हो गया? नहीं हुआ? हो गया? हो गया. हो गया? कहाँ हो गया? आंसर तो आया नहीं. नहीं आ रहा है? 20 आ रहा है. कोई नहीं, अभी देखेंगे क्या गलती कर रहे हो. नहीं हुआ? फॉर्मूला क्या है देखो पहले. पहले फॉर्मूला देखो, यहाँ पर पूरा ही गलत है आपने जो लिखा है. पहले फॉर्मूला देखो क्या लिखा आपने. फॉर्मूला कहाँ निकालो आपके बुक में. क्या लिखा हुआ है इधर? अब इधर देखो, घुमाओ अपनी नोटबुक. आपने क्या लिखा है? 12 आवर्स. तो ये हावर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में. तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से, तब ये मिनट में कन्वर्ट होगा. 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. अब इसको सोल्व करेंगे तब आंसर आएगा. इसको आप कट करो 15 से, जैसे इसको कट करो 4 टाइम जाएगा. हाँ 4 टाइम गया. 4 से 1000 को कट किया तो 250 टाइम जाएगा. अब 250 को आप डिवाइड करो 12 से.
तो आंसर आ जाएगा। यस, सोल्व करें। So whenever you have any type of question in which the examiner is asking you, अभी तो आपको पता है कि मैं ड्रॉप्स पर मिनट के क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट एग्जाम में ये नहीं होगा कि ड्रॉप्स पर मिनट का ही क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और। सो आपको ध्यान ये रखना है यार, लास्ट में क्या पूछा पहले वो ध्यान होना चाहिए कि हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ऊपर सब कुछ ऐसा ही लिखा होता है यहाँ तक, लेकिन लास्ट में वो पूछ देते हैं कि हाउ मेनी ml पर आवर द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, और हम इन तीनों को देख के ऐसा ही कर रहे होते हैं, और ऑप्शन नंबर ए में वही होता है जो आपका आंसर आता है, और आप उसको आंसर देके बाहर आ जाते हैं और गलत हो जाता है। सो क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है वो देखना बहुत जरूरी है। पहला तो ड्रॉप्स पर मिनट पूछा तो ड्रॉप्स पर मिनट निकालनी है, एमएल पर आवर पूछा तो सिंपली टोटल वॉल्यूम को हावर से डिवाइड करना है, एमएल पर आवर आ जाएगा। वहां पे ये जो देंगे वो कंफ्यूजन के लिए होगा आपका, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को टोटल पूरा पढ़ना। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। ड्रॉप्स पर मिनट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन एमएल, टाइम इन मिनट एंड ड्रॉप फैक्टर, 3 चाहिए। सो आप तीनों को देख लो, टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑलरेडी किसमें दिया हुआ है, एमएल में, तो कुछ करना ही नहीं है। अगर ये लीटर लिखा होता 1 लीटर तो हम क्या लिखते 1000 ml, if it is mentioned in the liter then we will mention 1000 ml, convert in ml। second is time, टाइम कितना लिखा है, टाइम इज 12 hours, according to our formula we required in minutes, so this should be converted into minutes। in 1 hour how many minutes, 60, so in 12 hours 12 multiply by 60, सिंपल है। so you can mention like this 12 multiply by 60, then जो आंसर आएगा वो किसमें हो जाएगा, मिनट्स में। no need to multiply these two, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मिनट्स आएंगे, बट दैट विल बी मोर डिफिकल्ट टू कट। अगर आप इसको इसी फॉर्म में रखेंगे तो कट करना बहुत इजी होगा आपके लिए, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा। एंड ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है या लेना है हमें, ऑलरेडी दिया हुआ है, मेंशन हियर दैट इज 15। हो गया तीनों वैल्यूज, अपने फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो। टोटल वॉल्यूम 1000 डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स कितना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 60। either you can write 720 or either you can write 12 multiply by 60, it's your choice। if you are able to cut this value easily तो आप 720 भी लिख सकते हैं, but it will take time, it consume your time, better कि आप 12 को 60 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रॉप फैक्टर इज 15, इधर 1 लगा दो। अब इसको सॉल्व करना है, जो ऊपर वाला होता है उससे हम नीचे वाले को कट कर सकते हैं मैथमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग, वही डिवाइडेशन होता है। सो 15 से आपने कट किया, इसको कितनी बार गया 4 टाइम, 4 से इसको कट किया 250, 12 से इसको कट करेंगे पहले 2 टाइम जाएगा, फिर एक बचेगा 10 हो गया तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ 0 आ जाएगा और इधर 0 लगा देंगे हम। फिर आपका हो गया 12 से ये कट किया तो 8 96 यानी 8, फिर 4 आएगा उसको छोड़ देंगे तो 20.8 ड्रॉप्स पर मिनट। एंड दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 15 सेकंड ओनली टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड, 15 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है घर पे। यस, चलिए अगले क्वेश्चन पे। सो आंसर इज 20.8 ड्रॉप्स पर मिनट। नेक्स्ट, अगेन रीड फर्स्ट द क्वेश्चन एंड देन प्रोवाइड आंसर। ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओनली एक ही क्वेश्चन चेंज किया है, टाइम, रेस्ट ऑल आर सेम। In last question we divided 250 by 12, in this question you divide 250 by 8, your answer will be there, no need to write anything else। 31.25, 31 आया सभी के, हो गया सभी का, सोल्व करूं मैं, आप लोगों का हो गया तो स्किप कर देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है। हो गया, फर्स्ट रो इधर हो गया, नहीं हुआ क्यों, पिछले वाला हो गया था तो वैसे ही तो करना है इसको, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मिस्टेक किया वो दिखाओ पहले। सो एवरीथिंग इज सेम, जस्ट डिवाइड 250 by 8, 250 by 8 तो आंसर आ जाएगा सेम। हियर वी मेंशन इन लास्ट 12 मेंशन किया, यहाँ पे आपको 12 का नहीं है तो 60 है ना, ये 12 नहीं है ना, 8 आवर्स एंड 60 मिनट्स आएंगे ना, 8 मल्टीप्लाई बाय, इधर 8 होगा यहाँ पे, 8 आवर्स है ना टाइमिंग, हाँ बस, हाँ यस। सो यहाँ पे क्या है, टोटल वॉल्यूम इज 1000, टाइम इन मिनट्स, टाइम इज 8 आवर्स मींस 8 मल्टीप्लाई बाय 60, ड्रॉप फैक्टर सेम 15, सेम कट किया 4 से, सेम कट किया 250, 8 से डिवाइड किया, सो फर्स्ट ये जाएगा 3 टाइम 24 आएगा, एक बचेगा, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 टाइम जाएगा, फिर 4 बचेगा 40 यानी 5 टाइम जाएगा। सो आंसर कितना आएगा 31.25 ड्रॉप्स पर मिनट। क्लियर, नेक्स्ट, read the question carefully and then provide your answer। फिफ्टी, 33.33, हो गया, क्या आप मिस्टेक कर रही है,
सो इन दिस क्वेश्चन जो कंफ्यूजन करने वाला जो इक्वेशन है वो है जेंटामाइसिन सल्फेट 80 mg in 100 ml of normal saline. According to our formula, you require the total volume in ml. So volume क्या होता है, लिक्विड होता है या मास होता है, लिक्विड होता है, और उसके लिए जो हम पैरामीटर यूज करेंगे वो ml या mg, ml. सो यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, एक है mg और एक है ml. आपको लिक्विड यूज करना है, वॉल्यूम चाहिए, कौन सा लेना है, 100 ml वाला लेना है. mg इज नॉट द वॉल्यूम, mg इज द मास. जो है वो आपने उस ड्रग को 100 ml की बोतल में पुट किया, मास जो था उसको डाइल्यूट किया, क्या डाइल्यूट करने से वो 180 हो गया, बोतल तो अभी भी 100 ml का ही है. 100 ml की बोतल में क्या किया, 80 mg का इंजेक्शन आपने डाला तो वो डाइल्यूट मिक्स हुआ, उसमें वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही रहेगा, 100 ml का बोतल ही तो रहेगा, ऐसा नहीं बोतल बड़ा हो गया, डबल हो गया, 180 ml का हो गया. तो कुछ हो सकते हैं जो गलती ये करेंगे कि 180 लिखेंगे वहां पे, और एग्जामिनर का ऑप्शन नंबर ए वही होगा जो 180 से आंसर आएगा, और आप गलत करोगे वहां पे. सो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है 100, टाइम ऑलरेडी किसमें दिया हुआ है, मिनट्स में, और ड्रॉप फैक्टर 10. सो ये तो सोल्व करना इतना इजी है, कुछ भी नहीं है. 33.33 ड्रॉप्स पर मिनट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. अब यहाँ पे बहुत सारा ये भी क्या होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 60, कि उनको ये लगा है कि बार बार 60 से मल्टीप्लाई करना है. वो मल्टीप्लिकेशन कब करना है, when the time is given in hours, when time is already given in minute, then no need to multiply with 60. yes, next सॉल्व करें अब. 25 25. So total volume is 50 divided by time in minute already given 30 multiply by drop factor 15. When you cut 15 to 32 and 2 से 50 को कट करोगे तो 25. So answer is 25 drops per minutes. Yes. दिखा तो नहीं आंसर किसी को, दिख गया, निकालो, उतना आता नहीं आता अभी. So in this equation, 1 unit of PRBC to infuse over 4 hours, the unit of blood contains 250 ml. The drop factor is 10 drops per ml. The nurse prepared to set the flow rate at how many drops per minute? So it is very simple. Total volume is 250 divided by time in minutes. So 4 multiply by 60 multiply by 10 drop factor. Cut is 6. 6 multiply by 4 is 250 divided by 24. 24 से इसको कट किया 1 टाइम, 1 बचेगा तो 10 में जाएगा नहीं, 0.100 तो ये 4 टाइम जाएगा, सो आपका आ जाएगा 96. सो 10.4 drops per minute, that will be the answer. Always remember, no calculator will be provided in your exam hall, so you have to use your own calculator. किसी भी तरह का कैलकुलेटर वहां पे आपके पास नहीं होगा. एंड ट्राई करें अपने आप को उसमें इतना फास्ट करने का. मैं आपको डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस वो नहीं सिखाऊंगा, वो आप सबको आता होगा, इतना आता है. नहीं आता तो सर करण सर पढ़ाते हैं और उसमें आप सीखते ही हो, वो आपको वही सीखना है. मैं सिर्फ हमारे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो हम सीखेंगे. नेक्स्ट. सो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और उसके बाद अपना आंसर निकालना है. यस, मिला आंसर 29 25. सो यारी सर का ट्रिक्स जो है मैं यूज कर लेता हूँ, आप लोग तो आंसर दे नहीं रहे हो. पहले इतना जल्दी, अब इतना टाइम. सर टाइम ही नहीं दिया हुआ, इसमें कैसे निकालें, हैं टाइम नहीं दिया. डॉक्टर ऑर्डर टू इन्फ्यूज 1200 ml of 0.45% यानी हाफ NS at the rate of 125 ml per hour. यानी यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, एंड ड्रॉप फैक्टर भी दिया हुआ है. टाइम इज 1 आवर. टाइम कितना दिया है 1 आवर, एंड 1 आवर में कितना फ्लूइड देना है 125. 1200 ml 1 आवर में नहीं देना है, देना कितना है 125. सो वॉल्यूम कितना है 125 एंड ड्रॉप फैक्टर इज 12. ये तो सिर्फ आपको घुमाने के लिए है. अगर आपको आवर्स रियल में ही निकालना है तो फिर आप पहले क्या करोगे, 1200 डिवाइडेड बाई 125. जब आप इसको डिवाइड करोगे तब आपको यहाँ पे टोटल आवर्स मिलेंगे. भाई 1 घंटे में 125 जाएगा तो इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको डिवाइड करने में 925 का 8 आएगा, इधर कितना 8 आएगा 9.6 आएगा. जो भी आएगा वो आएगा. फिर आप 1200 को 9.6 मल्टीप्लाई बाय 60 ऐसे करोगे, वो बहुत टिपिकल होगा. इजी वाला क्या है, तीनों. टोटल वॉल्यूम 125 डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 12, कट किया 5, कट किया 25, आंसर आ गया 25 ड्रॉप्स पर मिनट. से आप स्टार्ट कर दो, 1 घंटे में 125 चला जाएगा. यस, और इसका आंसर भी यही होगा, ऑप्शन भी दिया इन्होंने.
तो आंसर इज सी 25 GDT पर मिनट. नाउ वी आर एट द लास्ट MCQ. ध्यान से पढ़ेंगे. फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मैं कल पढ़ाऊंगा. आपको घर पे जाके ड्रॉप्स पर मिनट के जो भी क्वेश्चन जहां से भी मिले सारे क्या करने, प्रैक्टिस करें. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द GDT per minutes or the drops per minutes type of question in whatever books you have. जो भी बुक्स है उनमें से पढ़े. If you have any type of difficulty, bring that. उसका पिक्चर लेके आए कल. We'll solve here. पहले उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूं. क्या होगा? टोटल वॉल्यूम इज, टोटल वॉल्यूम इज, अरे वॉल्यूम कितना दिया है? 250 ml. Then time in minute is 45 and drop factor is, this will be cut by 5, 9. This will be 50. 3 से कट किया 3, 4, 200 divided by 3. 3 से कट किया 6, फिर 2 आ गया 6, 6 यही आएगा. So 66.66 or we can say 67 drops per minute. That will be the drop per minute. ज्यादा नहीं है कि अब सब कैसे काटे, कोई कट ही नहीं रहा 12 से तो कट ही रहा है, कैसे काटे? कुछ तो कटेगा. यस. घर पे जाके क्या करोगे? प्रैक्टिस करना है, जो भी डिफिकल्टी लेके आना है. क्लियर? सेकंड अदर टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो हम कल पढ़ेंगे. आपको सिर्फ कौन से पढ़ने? ड्रॉप्स पर मिनट. थैंक यू.